हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय। किसी का भी ध्यान इन बायोनिक ह्यूमन रोबोट पर गया ही नहीं था। इसी वजह से ये सब लोग जल्दी ही उस शोर शराबे और मारपीट से बाहर निकल आए और शुक्ला परिवार के लोग भी अपने आप में ही उलझे रह गए। फिलहाल तो शुक्ला परिवार के सभी लोग बस इस गांव और इस मॉन्स्टर से बचकर यहाँ से भाग जाना चाहते थे। इन लोगों को फिलहाल अपनी जिंदगी दिख रही थी, इसके सिवा कुछ नहीं। फिलहाल इस बात से कोई मतलब नहीं था कि रिहान के सबऑर्डिनेट जिंदा बच रहे हैं या नहीं। ना ही इन लोगों को फिलहाल ये समझने का टाइम था कि वापस जाकर ये शुक्ला जी को रिहान के बारे में क्या बताएंगे और क्या नहीं। इन्हें बस फिलहाल अपनी जिंदगी की परवाह थी, जिसे वो इस मॉन्स्टर के हाथों खोकर कभी भी बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जल्दी ही एशिप उस गांव से कुछ दूरी पर आकर नीचे जमीन की तरफ होने लगी। उसने अपना एटीट्यूड डाउन कर दिया था। जितने भी भयानक ह्यूमन रोबोट थे वो सब अभी तक गांव के बाहर पहुंच चुके थे और जल्दी ही मैगी के एयरशिप से नीचे रस्सी फेंकने पर उसे चढ़कर एयरशिप में वापस आ गए। रिहान ने ध्यान से उन सबको ऑब्जर्व किया। उन सब के शरीर पर हल्की फुल्की चोट और कुछ मिट्टी लगी हुई थी। इससे ज्यादा उन्हें अभी तक कोई भी चोट नहीं आई थी और ये देखकर रिहान काफी खुश हो गया था, क्योंकि अगर इन बायोनिक रोबोट को कोई नुकसान हुआ होता तो इन्हें ठीक करने में काफी वक्त और पैसा लगता, जो फिलहाल रिहान अफोर्ड नहीं कर सकता था। जल्दी की सभी बायोनिक रोबोट को वापस एयरशिप में पिक करने के बाद रिहान ने एयरशिप को टेक ऑफ करने का ऑर्डर दे दिया। गांव से कुछ दूरी पर आने के बाद इन सभी बायोनिक ह्यूमन रोबोट की कॉम्बैट फाइटिंग स्किन और कैपेसिटी फिर से रिस्टोर हो गई थी। रिहान अभी भी ऊपर से गांव के नजारे को ही देख रहा था, जहां वो मॉन्स्टर चलता फिरता यमराज लग रहा था और उसने पूरे गांव वालों को अपने गुस्से और भूख का शिकार बना लिया था। किस्मत से कुछ लोग अभी भी बच गए थे। मैगी ने रिहान से पूछा, बॉस, अगर आप कहें तो हम अपने लोगों को इन शुक्ला परिवार के लोगों के पीछे भेज देते हैं जो बचकर भाग गए हैं। हम मौके का फायदा उठाकर इन सबको यहीं इसी माउंटेन इलाके में मार देंगे ताकि ये किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन बाहर ना दे पाए। मैगी का सवाल सुनकर रिहान ने तुरंत मना करते हुए कहा, इन सब पर अब और ज्यादा ध्यान मत दो। ये सब लोग हारे हुए लोग हैं और ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। अगर हम लोग इन पर अटैक नहीं करेंगे तो ये लोग इस माउंटेन इलाके से बाहर चले जाएंगे और हो सकता है ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। रिहान जानता था कि अब वो खतरे से बाहर है, इसीलिए वो इस परिस्थिति को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था और ना ही शुक्ला परिवार के ये नौकर रिहान के लिए कोई खास मायने रखते थे। रिहान की नजर इस वक्त शुक्ला जी पर थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज उसकी ये सारी हालत हो रही थी। अगर एक बार शुक्ला जी रिहान के हाथ लग गए तो पूरा शुक्ला परिवार और उसके लिए काम करने वाले सभी नौकर सब रिहान के अंदर आ जाएंगे, जिनसे रिहान जैसे चाहे वैसे काम निकाल सकता था। इन सभी लोगों की मैं जड़ शुक्ला जी थे। एक बार जड़ को खत्म कर दिया तो ये सारे पत्ते भी बिखर जाएंगे और रिहान को 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वही रतिका की नजर तो इन सब पर थी ही नहीं। उसका ध्यान अभी भी गांव और यहाँ की सिचुएशन पर था। जब उसने देखा कि मॉन्स्टर बाकी लोगों का पीछा करते हुए गांव से बाहर जा रहा है तो उसने तुरंत रिहान से पूछा, रिहान, क्यों ना हम सब लोग वापस उसी गांव में चले? वैसे भी मॉन्स्टर वहाँ से चला गया है। हम लोग आराम से वहाँ बैठकर यहाँ के बारे में और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। हो सकता है हमें कुछ अच्छा पता चल जाए। जैसे ही रिहान और मैगी ने रतिका की बात सुनी तो दोनों हैरान होकर उसे देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़की अभी अभी मौत के मुंह में से वापस आई है और इसे वहीं पर जाकर ये स्टडी करनी है कि यमराज कैसे और कहां से आया, किस बेल पर चढ़कर आया और किस तरह से इन सबको मारकर वापस लेकर जाएगा। रिहान ने अपने मन में सोचा कि एक साइंटिस्ट का दिमाग हमेशा साइंटिस्ट का ही होता है। उसे हर चीज में रिसर्च दिखाई देती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आत्मा परमात्मा से मिलेगी या नहीं, ये पता करने के लिए खुद को ही मार दे। रिहान ने समझाते हुए और थोड़ा हंसकर रतिका से कहा, तुम्हारी बात सही है, पर अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं वापस उस गांव में जा सकूं। एक काम करते हैं, अभी हम सब लोग वापस घर चलते हैं। एक बार वहां से ही सलामत पहुंच जाए और इन मुसीबत से अपना पीछा छुड़ा ले। उसके बाद तुम्हारी रिसर्च के बारे में देखते हैं। जैसे ही रतिका ने रिहान की बात सुनी तो उसने तुरंत थोड़ा दुखी होते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है रिहान, और किसे पता कि अगली बार हमें यहाँ पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं। हो सकता है अगली बार जब हम यहाँ आए तो ये मॉन्स्टर हमें मिले ही ना, और अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ आकर फिर क्या रिसर्च करेंगे। रतिका को फिलहाल सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस वक्त उसे सुपर कंडक्टिंग मोड में आ रहा था, जिसकी वजह से इतना बड़ा जंगली जानवर जैसा दिखने वाला
वो मॉन्स्टर आसानी से कभी भी अंडरग्राउंड हो जाता था। और साथ ही साथ रिहान उस सीक्रेट गुफा में जिस छोटे छोटे बोने लोगों से मिला था, रतिका उनके बारे में भी पता करना चाहती थी। रतिका अच्छे से जानती थी कि इस पूरे माउंटेन इलाके का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और यहाँ आकर फिर से रिसर्च करना इन सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और हो सकता है कि ये सब लोग इसके बारे में रिसर्च कर ही ना पाए। इसीलिए वो इन सब के बारे में पता करना चाहती थी। रिहान कोई साइंटिस्ट नहीं था और वो इस फील्ड से भी नहीं था। हालांकि उसे भी दुनिया में हो रही इन अजीबोगरीब चीजों के बारे में जानना काफी ज्यादा पसंद था, पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो इनके बारे में जानते अपनी जिंदगी के बारे में ही जानना भूल जाए। पर रिहान जानता था कि रतिका और रजत जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो भी रिसर्च करते हैं वो सब उसी के काम आती है और वो सब कुछ आगे चलकर रिहान के लिए ही बेनिफिशियल होती है। इसीलिए उसने यहाँ के बहुत ज्यादा वैल्यूएबल सुपर कंडक्टिंग वॉर के कुछ सैंपल ले लिए थे, जिससे वापस जाकर ये लोग अपनी रिसर्च पूरी कर सके। और रही बात उस मॉन्स्टर और अंडरग्राउंड उनने लोगों की, तो उनके बारे में जानना फिलहाल रिहान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था। यही सब सोचकर रिहान ने रतिका को समझाते हुए कहा, अगर तुम सच में इन सब के बारे में स्टडी करना चाहती हो तो मैं आगे चलकर इस पूरे माउंटेन इलाके को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद तुम्हारे लिए यहाँ एक बड़ी सी रिसर्च लैबोरेटरी बना दूंगा, फिर तुम अच्छे से इन सब के बारे में स्टडी कर लेना। जैसे ही रतिका ने रिहान की बात सुनी तो उसने एक गहरी लंबी सांस ली। अभी तक उसे भी एहसास हो गया था कि सिर्फ रिसर्च करने के लिए वो अपने साथ साथ बाकी सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती है। और वैसे भी रिहान के पास बहुत सारा काम था और उन सब काम को करने के लिए उसे वापस अपने आइलैंड पर जाना था, ताकि वो वापस जाकर अपना काम संभाल सके और साथ ही साथ शुक्ला परिवार से बदला ले सके। और फिलहाल उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि वो यहाँ के मॉन्स्टर के बारे में पता लगाए, इसलिए वो बस जैसे तैसे करके इस बात को टाले जा रहा था। मैगी जो इतनी देर से चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रही थी, उसने रिहान से पूछा, बॉस क्या हम लोग वापस आइलैंड जा रहे हैं? मैगी का सवाल सुनकर रिहान ने मुस्कुराते हुए अपने बगल में बैठी हुई लिटिल निशा की तरफ देखा और फिर मैगी से कहा, नहीं, पहले हम लोग लिटिल निशा के ट्राइबल एरिया में जाएंगे, उसे उसके घर छोड़ना है। जब से लिटिल निशा के पापा की मौत हुई थी उसके बाद से लिटिल निशा रिहान और रतिका के बहुत करीब हो गई थी और इतने टाइम से इन तीनों ने एक साथ काफी वक्त गुजारा था। रिहान ने भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में जिंदगी और मौत को बहुत करीब से देखा था और इस वजह से लिटिल निशा का हर वक्त उनके साथ बने रहना कहीं ना कहीं रिहान को भी उसे काफी अटैच कर गया था। रिहान भी चाहता था कि लिटिल निशा हमेशा उसके साथ रहे और उसे अच्छी जिंदगी देने के लिए रिहान उसे अपने साथ इस जंगल से बाहर लेकर जाना चाहता था। पर फिर भी रिहान अकेला इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता था, क्योंकि लिटिल निशा की अपनी जिंदगी थी जिसे रिहान खुद से डिसाइड नहीं कर सकता था। रिहान ने अभी तक लिटिल निशा से नहीं पूछा था कि वो क्या चाहती है और इसीलिए रास्ते में जाते जाते ही रिहान ने इस बार मौका देखकर लिटिल निशा से उसके बारे में उसका ओपिनियन जानना सही समझा। रिहान को मन ही मन लग रहा था कि शायद लेकिन निशा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो भी जाएगी, पर अचानक ही उसे एहसास हुआ कि हो सकता है लिटिल निशा उसके साथ जाना ही ना चाहती हो और वो अपने ही लोगों के साथ इसी जंगल में रहना चाहती हो। यही सोचकर रिहान ने लिटिल निशा से पूछा, निशा क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे आइलैंड पर चलो। बाहर की दुनिया इस जंगल की दुनिया से 1000 गुना ज्यादा अच्छी है। अभी तक आसमान में दिन हो चुका था और धीरे धीरे सूरज की रोशनी की किरणें रिहान और बाकी लोगों के चेहरे पर पड़ रही थी। कोहरा जो चारों तरफ फैला हुआ था वो भी छिटने लगा था। सूरज की रोशनी पूरे जंगल में बहुत खूबसूरती से फैल रही थी, जिसकी वजह से पूरा जंगल इन पहाड़ों के बीच किसी ताज की तरह चमक रहा था। चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति थी और हल्की ठंड की वजह से ये नजारा सबको बहुत ज्यादा मदहोश कर रहा था। रिहान का सवाल सुनकर लिटिल निशा ध्यान से अपने इस पूरे माउंटेन और जंगल के इलाके को देखने लगी, जहाँ वो बचपन से पली बड़ी थी, पर फिर भी उसे आसपास का जंगल थोड़ा सा अनजान लग रहा था। कुछ सोचकर उसने रिहान से कहा, भैया मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत चिंता कर रहे हैं और आपको मेरी बहुत परवाह है, पर फिर भी मैं इस जंगल को नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरे पापा की आत्मा अभी भी इस जंगल में है, जो हर वक्त मुझसे बातें करती है। अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ से चली गई तो मेरे पापा मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे और हो सकता है कि मुझे ना पाकर वो उदास हो जाए। लिटिल निशा काफी छोटी थी, पर फिर भी वो इमोशंस को समझती थी और जिसने बचपन में ही इतने सारे दुख देख लिए हो, उसके लिए लोगों की फीलिंग, उसके एहसास को समझना बड़ी बात नहीं थी। उसे भी लगता था कि भले ही शरीर मर जाए पर आत्मा जिंदा रहती है और वो हमेशा
अपने खास और सबसे प्यारे लोगों के आसपास ही रहती है, ताकि उन्हें एहसास करवा सके कि वो हमेशा उनके लिए जिंदा है। शायद यही एक वजह थी जिसकी वजह से आज तक यहाँ रहने वाले लोकल लोग अपनी इस जगह को छोड़कर नहीं गए थे, भले ही यहाँ जीना कितना ही ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो। और वो जानते थे कि उनकी पीढ़ियां यहीं पर पली बड़ी है और अपनी जिंदगी जीती आई है, और वो सब हमेशा उन्हें देखती रहती है। वैसे तो लिटिल निशा भी रिहान के साथ बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर बाहर किस तरह की जिंदगी जी जाती है। उसे भी खूबसूरत कपड़े पहनना था, अच्छा टेस्टी खाना खाना था, और वो चॉकलेट भी खाना चाहती थी जिसे उसने मिट्टी समझकर फेंक दिया था। लिटिल निशा को अभी भी रंग बिरंगे कागजों के साथ खेलना था, पर उसकी कीमत अपने पापा को छोड़ना कभी नहीं हो सकती थी। और वैसे भी यहाँ रहने वाले लोगों की यही परंपरा थी कि उन लोगों को हमेशा अपने ही ट्राइब के लोगों के साथ रहना होता था, और यही उनकी जिंदगी होती थी। बचपन से लिटिल निशा अपने पापा के साथ ही पली पड़ी थी, इसलिए वो इन सबको नहीं छोड़ सकती थी। रिहान ने जब लिटिल निशा की सारी बात सुनी तो उसे भी इस बच्ची के ऊपर मन ही मन बहुत ज्यादा प्यार आने लगा, पर वो जानता था कि वो लिटिल निशा को बिना उसकी मर्जी के नहीं ले जा सकता है। जब उसे पता चला कि ये सब कुछ लिटिल निशा और यहाँ रहने वाली ट्रेडिशन लोगों की परंपरा है, तो रिहान भी दिल से उनकी इस परंपरा को मानकर उन्हें इज्जत देना चाहता था। वैसे तो दोनों प्रिमिटिव ट्राइब काफी दूरी पर रहती थी, पर एयरशिप से जाने की वजह से इन लोगों को वहां पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था। जैसे ही रिहान की एयरशिप उस प्रिमिटिव ट्राइब के एरिया के आसमान में पहुंची तो नीचे रहने वाले सभी लोग एक बार फिर से अलर्ट हो गए। एक बार फिर से ये सब लोग अपने घुटने पर बैठ गए और हाथ जोड़कर डरे हुए से आसमान में एयरशिप की तरफ देखने लगे। असल में प्रिमिटिव ट्राइब में रहने वाले लोग हमेशा से ही जंगल में रहे थे, इसीलिए उन्हें एयरशिप जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट देखकर काफी हैरानी हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी एयरशिप हवा में कैसे उड़ सकती है। इस पूरी एयरशिप ने उनकी ट्राइब को आसमान में घेर लिया था, इसीलिए इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान जमीन पर आए हो। सब लोग हाथ जोड़कर इसीलिए बैठे थे क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने खुद अपना वाहन इनके पास भेजा हो। वाहन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इन सब ने अपना सर झुकाकर नतमस्तक कर लिया। ऐसा नहीं था कि ये लोग पहली बार इस एयरशिप को देख रहे थे। अभी से पहले भी इन्होंने एयरशिप देखा था जब मैगी रिहान के बारे में पूछताछ करते हुए यहाँ आई थी। आज से पहले इस पूरी प्रिमिटिव ट्राइब में रहने वाले लोगों ने इतनी सुंदर और खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, क्योंकि मैगी आसमान से उतरी हुई कोई परी लगती थी जिसे जितना भी देखो किसी का मन ही नहीं भरता था। पहली बार जब यहाँ के लोगों ने मैगी को देखा था तो इन सब लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग स्वर्ग से आई हुई किसी अप्सरा को देख रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो उसे देवी भी समझ लिया था जो इनकी रक्षा करने के लिए आसमान से जमीन पर आई थी। और उसके बाद मैगी अपने साथ इतना बड़ा एयरशिप लेकर आई थी जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को विश्वास हो गया था कि मैगी स्वर्ग से आई हुई एक देवी है। पहली बार जब मैगी यहाँ आई थी तो इन सब लोगों ने उसे बहुत इज्जत दी थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी देवी उनसे नाराज ना हो जाए और उन्हें कोई पनिशमेंट ना दे दे। और जब मैगी वापस यहाँ से चली गई तो ये सब लोग थोड़ा सा निराश हो गए थे। हालांकि वापस उसी एयरशिप को यहाँ आता हुआ देखकर हर कोई हैरान हो गया था। इन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि एक ही दिन में 2 बार ये लोग अपनी देवी से मिलेंगे। एयरशिप को अपने ही ट्राइबल एरिया में उतरता हुआ देखकर ये सब लोग वापस खुश हो गए और घुटनों पर बैठकर अपनी देवी के आने का इंतजार करने लगे। और जब मैगी उस एयरशिप में से बाहर आई तो इन लोगों के चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। ये सब लोग अपने मन में सोचने लगे कि उनकी ये देवी इसलिए वापस आई है क्योंकि आज वह इन सब लोगों पर और उनकी पूरी प्रिमिटिव ट्राइब पर कोई बड़ा उपकार करने वाली है। हालांकि अगले ही पल उस एयरशिप में से रतिका और रिहान को बाहर आता हुआ देखकर इस स्मॉल प्रिमिटिव ट्राइब के सभी लोग थोड़ा सा हैरान हो गए। और जब उन्होंने रिहान के पीछे लिटिल निशा को छुपे हुए देखा तो सब लोग एकदम शॉक्ड हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके ट्राइब की एक बच्ची देवी के इतने बड़े वाहन से बाहर आएगी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी ने अचानक से इन सब लोगों को कोई बहुत बड़ा झटका दे दिया हो, क्योंकि इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लिटिल निशा उस वाहन में से बाहर आएगी। और जो बात इन लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि लिटिल निशा के पैरों के निशान काफी ज्यादा सिंपल थे और उसके कदम भी बहुत शांति से आगे बढ़ रहे थे। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो थोड़ी सी भी डरी हुई है। ये देखकर इस पूरी ट्राइब के लोग और ज्यादा डर गए और उन्होंने जल्दी से डरते हुए लिटिल निशा को कहा, लिटिल निशा, तुम हमारी देवी के सामने
इतने आराम से कैसे खड़ी हो सकती हो? तुम्हें अपनी नजरें तुरंत इनके सामने झुकानी होगी। निशा, तुम इतनी ज्यादा बदतमीज कैसे हो सकती हो? तुम भगवान का अपमान नहीं कर सकती, वरना भगवान तुम्हें सजा देंगे। लिटिल निशा रिहान के बगल में खड़ी होकर अपने गाँव वालों की सारी बातें सुन रही, पर वो मन ही मन जानती थी कि रिहान ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकता है और जल्दी ही उसे यहाँ से जाना होगा। इसीलिए जब उसे लगा कि जल्दी ही रिहान और रतिका उससे दूर हो जाएंगे, तो वो मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो गई और उसने अपने प्रिमिटिव ट्राइब के लोगों की बातों को इतनी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ रिहान इस प्रिमिटिव ट्राइब के एरिया में फिर से इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसे लिटिल निशा को उसके घर छोड़ना था, बल्कि वो इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता था। पहले रिहान और रतिका जब मुसीबत में थे तो इन्हीं लोगों ने उनकी जान बचाई थी। इसीलिए रिहान वापस इन लोगों से मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि ये सब लोग अभी तक जिंदा है भी या नहीं, और साथ ही साथ इन लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता था। रिहान ने कभी भी उन लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं किया था जिन्होंने किसी भी हाल में और कभी भी उसकी मदद की थी। उसने हमेशा उन लोगों का सम्मान किया था और बढ़ चढ़ कर उनकी मदद की थी। पर दिक्कत ये थी कि रिहान के पास फिलहाल बहुत सारा पैसा था, पर इन प्रिमिटिव ट्राइब के लोगों के लिए उस पैसे का कोई मतलब नहीं था। इन लोगों की मदद करने के लिए रिहान कोई दूसरा तरीका ही अपना सकता था। रतिका और रिहान को ढूंढने के लिए मैगी अपने साथ लिमिटेड रिसोर्सेज ही लेकर आई थी ताकि वो यहाँ रहकर रिहान को ढूंढ सके। हालांकि उसका पूरा कैबिन उन रिसोर्सेज से भरा हुआ था। पूरे कैबिन में बहुत सारा खाना रखा हुआ था जिसमें अच्छे न्यूट्रिशन फूड भी थे जिन्हें लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया जा सकता था, और इसके साथ साथ और भी कई तरह का सामान और सप्लाई थी। रिहान के लिए ये सब चीज कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक कि उसके पास इतना पैसा और बाकी चीजें थी कि रिहान पलक झपक कर वो सारा सामान खरीद सकता था। पर लिटिल निशा जहाँ रहती थी और उसके ट्राइब के लोगों के लिए ये सामान बहुत ज्यादा था। इसका मतलब भले ही उन्हें पैसों की जरूरत नहीं थी, पर खाने पीने के सामान की जरूरत बहुत ज्यादा थी। कुछ सोचकर रिहान ने मैगी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मैगी, किसी के साथ जाकर एयरशिप में जितना भी सामान है वो सब यहाँ रहने वाले ट्राइबल लोगों के लिए रखवा दो, हमसे ज्यादा जरूरत इन्हें है। जैसे ही मैगी ने अपने बॉस का ऑर्डर सुना तो बिना किसी संकोच के उसने तुरंत अपने बायोनिक ह्यूमन रोबोट की मदद से एयरशिप के कैबिन को पूरी तरह से खाली करवा दिया, और अब पूरे एयरशिप में फ्यूल के अलावा और कोई भी सामान नहीं था। कुछ जरूरी सप्लाई थी जिनका साथ होना जरूरी था, वरना मैगी वो भी इन लोगों को तुरंत दे देती। अगले ही पल उस पूरे ट्राइबल एरिया में जमीन पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, और इतना सारा सामान देखकर पहले तो सभी लोग थोड़ा हैरान हो गए, पर जब उन्हें पता चला कि ये सारा सामान उन लोगों के लिए ही है तो ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि इन प्रिमिटिव ट्राइब के लोगों को हर वक्त जंगल में शिकार करके खाना खाना या फिर रूखा सूखा खाना खाना पड़ता था, जो बहुत ज्यादा मुश्किल था। फिलहाल रिहान ने उन लोगों को जो सामान दिया था उसमें सिर्फ खाने पीने का सामान ही नहीं था, बल्कि काफी अच्छे अच्छे कपड़े भी थे जिन्हें वो लोग आराम से सालों तक पहन सकते थे, और इतना खाना था कि वो लोग अगर लगातार खाएं तो भी महीनों ये खाना चल सकता था। और सबसे बड़ी बात, बाहर से आया हुआ खाना इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद था, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा होता था और स्वाद भी। ये लोग यहाँ पर ज्यादातर कच्चा खाना ही खाते थे, पर पका हुआ मीट खाना इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद था। जल्दी ही सभी लोग खुश हो गए और फिर अगले ही पल सब वापस अपने घुटनों पर बैठकर रिहान को इस सामान और बाकी सब चीजों के लिए शुक्रिया अदा कहने लगे। अभी तक इन सब लोगों को पता चल गया था कि इतना बड़ा एयरशिप स्वर्ग से आई हुई देवी का वाहन नहीं, बल्कि रिहान को ढूंढने के लिए आई सिर्फ एक एयरशिप है, और ये जानने के बाद इन सब लोगों का डर थोड़ा सा कम हो गया था। इन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि रिहान और रतिका की जान बचाने के बाद इन्हें इतना सारा सामान मिलेगा जो इन लोगों के लिए काफी था। सच तो ये था कि रिहान इन लोगों को और भी बहुत कुछ देना चाहता था, यहाँ तक कि इन सब लोगों को बाहर की दुनिया में अच्छी जिंदगी देना चाहता था। पर अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया की जो सच्चाई थी वो रिहान को ये सब करने की परमिशन नहीं दे रही थी, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग अपने रीति रिवाज और परंपराओं को बहुत मानते हैं, जिन पर सवाल उठाना रिहान के लिए सही नहीं था। इसलिए उसने अपने पास फिलहाल जो कुछ था वो सब इन लोगों को दे दिया था। रिहान ने आराम से यहाँ रहने वाले लोगों को बताया कि उसने जो टूल इन लोगों को दिए हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ जो खाना रिहान ने इन लोगों को दिया है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और ये बताकर रिहान वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी रिहान की नजर लिटिल निशा की आंखों में गई, जिसमें रिहान से दूर होने का डर साफ दिख रहा था, और साथ ही साथ उसका उदास चेहरा और यहाँ रहने वाले लोगों का उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन भी
उसे इन लोगों से दूर होने से रोक रहा था, पर रिहान जानता था कि यहाँ उसकी जिंदगी नहीं है। इसीलिए उसने खुद को कंट्रोल किया और इन सब लोगों को बाय कहकर वहाँ से जाने लगा। जाते जाते रिहान ने लिटिल निशा से कहा, तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, अगर मौका मिला तो मैं दोबारा तुमसे मिलने यहाँ आऊंगा। जैसे ही लिटिल निशा ने रिहान की बात सुनी तो वो खुश हो गई और खुश होते हुए बोली, भैया आप अपनी बात याद रखना, आप मुझे भूल मत जाना। जैसे ही रिहान ने लिटिल निशा की बात सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा अपनी बहन को याद रखूंगा और जो बात मैंने तुमसे कही है उसे भी। रिहान के कहने के बाद रतिका ने भी लिटिल निशा और बाकी सब लोगों से विदा लिया और सब लोग जाकर एयरशिप में बैठ गए। जल्दी ही एयरशिप स्टेबल हो गया और अगले की पर उसने आसमान की तरह अपनी उड़ान भर ली। मैगी ने तुरंत एयरशिप को स्टार्ट करके वो मैप देखना शुरू कर दिया जो यहाँ आने से पहले उसने बनाया था, और जब उसे मैप के हिसाब से रास्ता मिल गया तो वो उसी तरफ जाने लगी। रास्ते में रिहान ने मैगी से पूछा, यहाँ दूर दूर तक किसी भी तरह का डिस्टेंस कम्युनिकेशन नहीं है और बाकी लोगों को पता भी नहीं है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है। तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग बिना वजह मुझे लेकर परेशान हो रहे होंगे? रिहान की बात सुनकर मैगी ने उससे कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि इस पूरे माउंटेन इलाके में दूर दूर तक कहीं भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, पर मैंने पहले ही अपना एक्शन प्लान बना लिया है। असल में यहाँ आने से पहले बहुत सारे लोग अलग अलग तरफ डिवाइड होकर रिहान को ढूंढने के लिए निकल गए थे। मैगी पहले ही जानती थी कि एक बार इस माउंटेन इलाके में घुसने के बाद वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैगी ने पहले ही विवान से डिस्कस कर लिया था और सभी लोगों को इस पूरे वाइल्ड लाइफ माउंटेन रेंज में सर्च एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी एरिया एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जैसे ही कोई सर्च टीम रिहान के बारे में कुछ भी पता लगाती तो वे लोग तुरंत अपने पास रखे हुए सिग्नल से अपने बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर सकते थे। इस पूरे एयरशिप में बहुत सारे लाइट सिग्नल फ्लेयर्स लगे हुए थे। जैसे ही कोई भी अपने एरिया के किनारे पर पहुंचता तो तुरंत ही एक सिग्नल फ्लेयर को रिलीज कर देता। इससे सबको पता चल जाता कि कौन इस वक्त कहां पर है। इस तरह से एक एक करके सबके पास लोकेशन चली जाती और जल्दी ही सब लोग अपनी बाकी की टीम से मिल पाते। वैसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सबसे बकवास और स्टूपिड मेथड थी और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा स्लो थी, पर इस पूरे माउंटेन इलाके में इसके अलावा और कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसलिए ये सभी लोग इस मेथड पर एक साथ एग्री हुए थे। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैगी और बाकी सब लोगों को इसी मेथड पर सहमत होना पड़ा। रिहान की एयरशिप मैगी के कंट्रोल से एक अनजान जगह जाकर पहुंची। हर अगले 5 मिनट के बाद एक सिग्नल मिक्स डायरेक्शन में फायर किया जा रहा था। जैसे ही स्पेशल सिग्नल फ्लैश फायर की जा रही थी तो वैसे ही किसी तेज रोशनी की चमक अगले ही पल आसमान में दिखाई दे रही थी। और सबसे बड़ी बात, ये सिग्नल काफी लंबे टाइम तक आसमान में दिखाई दे रहा था। लगभग इसी तरह से 1 घंटा बीत गया और तभी एक दूसरे एयरशिप ने दूर से सिग्नल भेजा। जैसे ही 2 एयरशिप्स एक दूसरे को अप्रोच किया तो कैबिन में जो रेडियो लगा हुआ था उस पर कॉल आनी शुरू हो गई। ये कॉल उस दूसरे एयरशिप के हेड द्वारा की गई थी। मैडम, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? क्या रिहान सर आपको मिल गए हैं? इस आदमी का सवाल सुनकर मैगी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ बॉस मिल गए हैं और हमने उन्हें सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है और फिलहाल बॉस मेरे साथ है। जैसे ही दूसरे एयरशिप के हेड ने ये बात सुनी तो वो खुश हो गया और उसके साथ उसके बाकी लोग भी बहुत खुश हो गए। तभी उनमें से किसी एक ने खुश होते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बॉस कैसे है? क्या उन्हें चोट आई है? अपने सबऑर्डिनेट के सवाल पर मैगी कुछ कहती है। उससे पहले ही रिहान ने खुद उन लोगों को जवाब देते हुए कहा, आप सब लोग शांत हो जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही एयरशिप में बाकी लोगों ने ये बात सुनी तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। कितने टाइम बाद उन लोगों ने अपने बॉस रिहान की आवाज सुनी थी। ऐसा नहीं था कि इस पूरे वाइल्ड माउंटेन इलाके में कोई भी किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता था। अगर 2 लोगों के बीच दूरी ज्यादा ना हो तो ये लोग रेडियो की मदद से भी आपस में बात कर सकते थे। जैसे ही एयरशिप में सब लोगों ने सुना कि उनके बॉस रिहान एकदम ठीक है और उन्हें कुछ नहीं हुआ है तो सब लोगों ने अब जाकर कहीं सुकून की सांस ली थी। उन लोगों के दिल में पिछले कुछ टाइम से ना जाने कितने ही अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। जब से रिहान गायब हुआ था तब से किसी ने भी सुकून की सांस नहीं ली थी और अब जाकर सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे। रिहान को शुक्ला परिवार की कैद में आए हुए और किडनैप हुए काफी टाइम हो गया था और पिछले कुछ दिनों में रिहान के सबऑर्डिनेट किस तरह से रहे हैं ये वही लोग जानते थे। उनका हर एक दिन डर में निकल रहा था। बिना रिहान की मदद के उन लोगों को नहीं पता था कि उनकी लाइफ में अब क्या डायरेक्शन रह गया है। उन लोगों के पास ना तो कोई डायरेक्शन देने वाला था और ना ही ऑर्डर। पिछले कुछ टाइम में शुक्ला परिवार के लोगों को लेकर
इन लोगों के मन में नफरत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि शुक्ला परिवार की वजह से ही रिहान इन सब लोगों से दूर हुआ था। शुक्ला परिवार ने ही रिहान को किडनैप करवाया था और उसी की वजह से रिहान भागकर उस माउंटेन इलाके में गया था। रिहान ने भले ही अपनी लाइफ में कितने भी पैसे कमाए हो, पर उसकी सबसे बड़ी कमाई उसके सबऑर्डिनेट्स थे, जो उसके लिए पूरी तरह से ईमानदार थे और उसके एक इशारे पर मरने मिटने को तैयार रहते थे। मैगी ने इन सब लोगों को रोक कर रखा था, वरना ये लोग कब का शुक्ला परिवार के साथ अपना हिसाब बराबर कर चुके होते। अब फाइनली रिहान वापस लौट चुका था और ये बात जानकर इन लोगों की चिंता एकदम खत्म हो गई थी। ये लोग जितने ज्यादा खुश थे, उतने ही ज्यादा मन शुक्ला परिवार से बदला लेने के लिए तड़प रहे थे। इन सब लोगों को फिलहाल शुक्ला परिवार से बदला लेने की इतनी जल्दी थी कि ये लोग अभी और इसी वक्त वापस जाकर शुक्ला परिवार को बर्बाद कर देना चाहते थे। एक एयरशिप से मिलने के बाद मैगी का एयरशिप अपने डायरेक्शन में जाने लगा और रास्ते में उन्हें बाकी के एयरशिप मिलने भी शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब सारे सबऑर्डिनेट्स एक जगह आकर मिल गए और उसके बाद ये वक्त था इस पूरे माउंटेन को छोड़कर जाने का। पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि जितना आसान इस माउंटेन एरिया के अंदर आना था, उतना आसान इस माउंटेन एरिया के बाहर जाना नहीं था। मैगी ने इस माउंटेन एरिया में एंटर करने से पहले उसके बारे में काफी कुछ पढ़ा था और समझा था। उसी दौरान उसे पता चला कि इस पूरे माउंटेन इलाके का एनवायरनमेंट इस वक्त बहुत ज्यादा अजीब बना हुआ है और ये पूरा बाबेरियन माउंटेन इलाका, जहाँ की घाटी चारों तरफ से सिर्फ पहाड़ों और नदियों से घिरी हुई है। इस इलाके में घाटी के बीच में तो माउंटेन इलाका थोड़ा नीचे है और दबा हुआ है, पर आगे चलकर यही इलाका काफी ज्यादा बढ़ गया है और वहाँ के माउंटेन्स और घाटियाँ ऊंचे आसमान को छू रही थी। दिक्कत ये थी कि इस तरह के इलाके बहुत ज्यादा आइसोलेटेड होते हैं और यहाँ पर ना जाने कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो और कहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट आ जाए, ये कह पाना मुश्किल था। इसीलिए मैगी सोच रही थी कि इस माउंटेन इलाके में आना बहुत आसान था, पर यहाँ से जा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों के बीच जहाँ हर कदम पर मौसम बदल रहा हो, वहाँ कब क्या हो जाए ये कह पाना मुश्किल था। कुछ ही खुशकिस्मत लोग थे जो सक्सेसफुली इस माउंटेन इलाके से बाहर जा पाए थे। ऊपर से यहाँ साल के 12 महीने हर वक्त कोहरा छाया रहता था, जिसकी वजह से इंसान 10 मीटर की दूरी को भी नहीं देख पाता था। ऐसे में बहुत जल्दी एक्सीडेंट होने का डर रहता था और नहले पर दहला ये हो गया था कि ये सारे कमर्शियल एयरशिप्स थे जिन्हें जरूरत से ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर नहीं उड़ाया जा सकता था। पर जल्दबाजी में मैगी ने ध्यान नहीं दिया और ये सारे कमर्शियल एयरशिप्स हायर एल्टीट्यूड पर उड़ने लगे, जिसकी वजह से इनका फिर से नॉर्मल एल्टीट्यूड में आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। इस वक्त सारे एयरशिप्स एक दूसरे से रेडियो के थ्रू कनेक्टेड थे और कम्युनिकेशन से यही डिसाइड कर रहे थे कि कैसे इस माउंटेन इलाके से बाहर निकला जाए। इन लोगों के पास एयरशिप के लिए फ्यूल काफी लिमिटेड था, इसीलिए ये सब लोग ज्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रुक सकते थे। अगर ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाते हैं तो शायद इन सब लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। वैसे तो खाने पीने का और बाकी जरूरी सारा सामान इन लोगों के पास अभी भी था, पर बिना फूले के ये लोग इस माउंटेन से बाहर नहीं निकल सकते थे और पैरों पर चलकर इस माउंटेन से बाहर निकलना बहुत ज्यादा थका देने वाला काम था। हालांकि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इस काम को भी कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ रिहान पहले ही मैगी के साथ यहाँ से निकल चुका था। उसके साथ अभी भी रतिका थी, क्योंकि उसे जल्द से जल्द आइलैंड पर जाकर अपने सिचुएशन को संभालना था और वहाँ का चार्ज भी लेना था, वरना उसके अपने कजिन और परिवार वाले ही उसकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाने लगते और अगर गलती से रिहान बचकर उन तक पहुंच जाता तो ये लोग खुद ही उसे मरवा देते। इन सभी हालातों को देखकर रिहान ने डिसाइड किया कि वो मैगी के साथ यहाँ से निकलकर सबसे पहले अपने आइलैंड का चार्ज संभालेगा। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे एयरशिप्स को एक साथ इस माउंटेन इलाके को छोड़ना था, इसीलिए वे सब लोग आपस में डिस्कस करके स्ट्रेटजी बना रहे थे जिससे जल्द से जल्द इस माउंटेन इलाके से बाहर निकल सके। मैगी के जाने के बाद इन सब लोगों का चार्ज विवान ने संभाल लिया था। सब लोगों को इतना परेशान देखकर रतिका ने उन लोगों को सजेस्ट करते हुए कहा, मुझे लगता है कि एक रास्ता है जिससे हम लोग इतने भारी कोहरे में भी यहाँ से निकल सकते हैं। असल में शुरू से लेकर अब तक इन सबके पास एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर इतने भारी कोहरे में ये लोग अपने डायरेक्शन से एंटर कर भी जाते हैं तो आगे जाकर ये लोग अपना रास्ता भूल सकते थे और इन्हें पता भी नहीं चलता कि ये लोग किस तरफ चले गए हैं। एक इंसान जाकर रिस्क ले सकता था, पर सारे एयरशिप्स अगर एक साथ जाते तो खर्चा फूले और साथ साथ बाकी चीजें भी बढ़ जाती और फिलहाल इन सबके पास लिमिटेड फूले था जिसे ये किसी भी हाल में बर्बाद नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैगी और रिहान पहले ही सूरज की किरणें निकलते ही यहाँ से निकल गए और बाकी सब लोग जब तक इकट्ठा हुए तब तक ये सब लोग
यहीं पर रुके हुए थे। इस वक्त सभी लोग बहुत ज्यादा चिंता में थे, पर उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रतिका उन्हें इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई आइडिया देगी। असल में ये सब लोग भले ही दूर दूर थे, पर एक ही घाटी में होने की वजह से रेडियो के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट थे और आपस में जो भी डिस्कशन बाकी एयरशिप्स में हो रहा था वो रिहान और रतिका भी सुन सकते थे। इन सब लोगों को परेशान देखकर रतिका ने अपना दिमाग लगाते हुए एक आइडिया दिया। जैसे ही रिहान ने रतिका की बात सुनी तो उसने खुश होते हुए कहा, रतिका तुम्हारे पास जो भी आइडिया है प्लीज जल्दी से हम सबको बता दो। रिहान पहले ही रतिका का टैलेंट देख चुका था और उसे पता था कि आज तक रतिका ने कभी भी उसे निराश नहीं किया था, चाहे फिर वो शुक्ला परिवार की कैद से आजाद होने के लिए उस जेल के गेट को खोलना हो, या फिर सांप काटने पर जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना हो, या फिर ट्राइबल एरिया में रहना और उनकी लैंग्वेज सीखना हो और रिहान को कम्युनिकेट करके बताना, या फिर कुछ और। हर बार रतिका का आइडिया सही काम आया था। रिहान की बात सुनकर रतिका ने अपने पास रखा हुआ सुपर कंडक्टिविटी ओर का एक टुकड़ा निकाला जो उसने इस एयरशिप के कैबिन में एक कॉर्नर में रखा था और रिहान को एक्सप्लेन करते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पूरे माउंटेन इलाके में किसी भी तरह का कंपास यूज नहीं किया जा सकता है, पर इस मैग्नेटिक फील्ड में जो ओज है उस पर यहाँ के सुपर कंडक्टिविटी फील्ड का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये भी उसी का एक भाग। रतिका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उससे पहले ही उसने देखा कि रिहान और बाकी सब लोगों की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। इस वक्त हर कोई रतिका की बात को ध्यान से सुन रहा था और उन सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई थी, जैसे उनकी सारी चिंता दूर हो गई हो। रिहान और बाकी सब लोगों को अब समझ आ रहा था कि एक बार इस माउंटेन इलाके में आने के बाद लोग यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पाते थे और क्यों हेलीकॉप्टर और एयरशिप्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद भी लोग यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पाते थे। असल में दिक्कत उनके एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं होती थी, बल्कि दिक्कत यहाँ के एनवायरनमेंट और इस सुपर कंडक्टिविटी और में थी, जिसकी वजह से हर टेक्नोलॉजी यहाँ फेल हो जाती थी। ऑफ कोर्स रिहान और बाकी सब लोगों की अच्छी किस्मत थी जो उस गुफा में जाने के बाद रिहान ने रतिका और लिटिल निशा की मदद से उस मॉन्स्टर को ढूंढने के चक्कर में इस ओर का पता लगा लिया था। अपनी बात एक्सप्लेन करने के बाद रतिका ने बहुत ही सिंपल तरीके से एक खाली किन के बॉक्स को उठाया और उसमें पानी भरकर उसके अंदर सुपर कंडक्टिविटी का एक टुकड़ा एक रस्सी के टुकड़े से बांधकर उस बॉक्स के अंदर डाल दिया और बहुत ही ध्यान से देखने लगी कि सुपर कंडक्टिविटी और किस तरफ झुक रहा है। इस मेथड से जल्दी ही पता चल जाता है कि कौन से डायरेक्शन में हम लोगों को जाना है। असल में ये भी एक सिंपल कंपास के जैसा ही था, पर इसमें ये अंतर था कि जो असली कंपास होता है उसमें चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ रतिका ने डायरेक्शन का पता करने के लिए सुपर कंडक्टिंग ओर का इस्तेमाल किया था। अभी तक सबको पता चल गया था कि चारों तरफ काफी हाई मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से चुंबक यहाँ पर काम नहीं करता है और इसी वजह से वो गलत डायरेक्शन बताने लगता है। पर कुछ स्पेशल पदार्थ जैसे कि सुपर कंडक्टिंग ओस इस मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित नहीं होते और चाहे जितना भी मैग्नेटिक एरिया क्यों ना हो वो वहाँ भी सही डायरेक्शन ही बताता है। अगर कोई नॉर्मल कंपास होता तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से चुंबक को मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से कंपास काम नहीं कर पाता है। ये बात जानने के बाद ऋतिक ने अपना खुद का एक कंपास बनाया जिसमें चुंबक का इस जगह उसने यहीं से उठाए हुए एक सुपर कंडक्टिंग मोर के टुकड़े का इस्तेमाल किया था, जिस पर यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता है और इससे वो सही डायरेक्शन बता पाएगा। जल्दी ही उन सब लोगों को डायरेक्शन का पता चल गया, इसीलिए सबसे पहले उन सब लोगों ने अपनी अपनी एयरशिप को नीचे जमीन पर उतारा और सारी एयरशिप को एक दूसरे से रस्सी से बांध दिया, जिससे कोई भी अपने डायरेक्शन से भटक ना जाए। जल्दी ही सारी एयरशिप फिर से उड़ान भरने लगी और इन सबको लीड रिहान की एयरशिप कर रही थी। आसमान में इस वक्त बहुत ज्यादा कोहरा फैला हुआ था और इसीलिए एक के बाद एक ये सिर्फ एक दूसरे से बंद कर आगे जा रहे थे, जिससे कोई भी पीछे ना छूट जाए। रास्ते में अलग अलग तरह की तेज हवाएं और लाइटनिंग हो रही थी और इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियां आई, पर फिर भी किसी ने भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और लगभग 1.5 दिन तक उड़ने के बाद सारी एयरशिप्स एक साथ उस माउंटेन इलाके से बाहर आ गई। सारी एयरशिप्स सक्सेसफुली उस टाउन के आसमान के इलाके में थी, जहां पर मैगी ने सबको रुकने के लिए कहा था। बेसिकली अगर कोई और ट्रांसपोर्टेशन होता तो शायद ये लोग इतना लंबा सफर तय नहीं कर पाते। जैसे ही रिहान और बाकी सब लोग आसमान में उस टाउन के इलाके में पहुंचे तो रिहान की नजर नीचे जमीन की तरफ गई और वो एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त उस टाउन में एक सिंपल सा एयरपोर्ट बना हुआ दिख रहा था, जहां पर 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे। जैसे ही जमीन पर खड़े लोगों ने देखा
कि आसमान में एयरशिप घूम रही है तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। जब इन लोगों ने देखा कि ये सारे एयरशिप नीचे जमीन की तरफ लैंड करने वाले हैं तो सभी लोग आगे की तरफ दौड़ पड़े और उन सभी को सही से लैंड करने में मदद करने लगे। जैसे ही रिहान और बाकी सब लोग उस एयरशिप से बाहर निकले तो रिहान एकदम हैरान रह गया, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ उसके सारे सबऑर्डिनेट्स और उसके क्लोज फ्रेंड्स थे। तभी रिहान ने देखा कि सामने से उसकी बहन टीना और कियारा आंखों में आंसू लिए उसी की तरफ दौड़कर आ रही थी। जैसे ही रिहान ने कियारा को वहाँ पर देखा तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो काफी टाइम बाद कियारा को देख रहा था। जिस सिचुएशन से वो बाहर निकला था वहाँ उसके लिए ये सोच पाना भी मुश्किल था कि वह दोबारा किरा से कभी मिल भी पाएगा या नहीं। इस वक्त इन दोनों लड़कियों के अलावा यहाँ पर रिहान की दोस्त कोको, सिया, रिद्धिमा और बाकी लड़कियां भी आई थी। इन सब के अलावा अर्थ और अथर्व जैसे ही अपनी दोनों बाहें फैलाकर रिहान को गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो पीछे से रजत बीच में ही उन दोनों को धक्का देकर आगे आ गया और रिहान से कसकर गले लग गया। तभी रिहान की नजर कोने में खड़े जुनैद और अमन पर गई, जो चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए और आंखों में आंसू लिए रिहान को ही देख रहे थे। ये दोनों साइड में इसलिए खड़े थे क्योंकि ये जानते थे कि रिहान के भाई और उसकी फीमेल दोस्त उन दोनों का नंबर इतनी जल्दी नहीं आने देंगे। सभी लोगों को यहाँ पर देखकर रिहान ने हंसते हुए उनसे पूछा, आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिहान का सवाल सुनकर जुनैद ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे तो हम लोग वहाँ पर आराम से कैसे बैठ सकते थे? जब हमें पता चला कि मैगी और बाकी सभी लोग तुम्हें ढूंढने के लिए इस माउंटेन इलाके में गए हैं तो हम सब लोग भी यहाँ पर आ गए। वहीं दूसरी तरफ अमन का जवाब तो कुछ और ही था। उसके तो दिल और दिमाग में फिलहाल बदला लेने का जुनून चढ़ा हुआ था, इसलिए उसने रिहान के सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दिया, रिहान, उस शुक्ला परिवार ने तुम्हें किडनैप किया और तुम्हारे साथ इतना गंदा व्यवहार किया। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो तो जुनैद ने मुझे पहले रोक लिया था, वरना मैं कब का अपने लोगों को आर्डर दे चुका था उन दोनों बाप बेटों को खत्म करने का। जैसे ही रिहान ने अमन और जुनैद की बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा इमोशन हो गया और इमोशन होते हुए बोला, तुम दोनों सच में मेरे सच्चे यार हो। सच में आज तुम लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। रिहान तो इमोशंस में बोल रहा था, पर अभी तक शांत खड़ा जुनैद भी गुस्से से भर चुका था और उसने उसी गुस्से से रिहान से कहा, इस बार शुक्ला परिवार ने अपनी सारी हद पार कर दी है। उन लोगों ने किसी को हायर करके तुम्हें किडनैप करवाया और उसके बाद तुम पर अटैक भी करवाया। रिहान, मैं तुम्हारी वजह से चुप रहा हूँ, वरना कब का इन सब लोगों के टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। जुनैद की बात सुनकर रिहान के चेहरे पर मिले जुले से एक्सप्रेशन आने लगे। हालांकि उसके बाद भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सुनता रहा। इस बात में तो कोई शक नहीं था कि रिहान जल्दी ही अपने साथ जो कुछ भी हुआ उसका हिसाब शुक्ला परिवार से बराबर करने वाला था। रिहान कोई महात्मा नहीं था जो अहिंसा के रास्ते पर चलता रहता। अगर कोई उसे परेशान करेगा तो वो कैसे उसे माफ कर सकता था, और ना ही उसे माफ करना आता था। बदला तो वो जरूर लेने वाला था शुक्ला परिवार से, पर कैसे ये देखना अभी बाकी था। और फिर शुक्ला परिवार ने कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया था, बल्कि उनकी बेवकूफी की वजह से रिहान की जान खतरे में आ गई थी। अगर उसने शुक्ला परिवार से चुनच कर बदला नहीं लिया तो उसके मित्तल परिवार का बेटा होने का कोई फायदा नहीं था। रिहान ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी भीड़ में से इमरान भागते हुए रिहान के पास आया और उससे बहुत ही पोलाइट तरीके से बोला, बॉस आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगर आप कहे तो मैं आपके लिए कोई अच्छी जगह बुक कर देता हूँ, आप वहाँ रेस्ट कर सकते हैं। इमरान की बात सुनकर रिहान ने उसे मना करते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इमरान, वैसे ही तुम इन दोनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। रिहान की बात सुनकर इमरान ने थोड़ा सीरियस होते हुए रिहान को कुछ ऐसी बातें बताई जो पिछले कुछ दिनों में उसके साथ घटी थी। इमरान ने रिहान को बताते हुए कहा, बॉस आपके लिए जितना भी काम करो कम लगता है, पर पिछले कुछ दिनों में शुक्ला परिवार ने हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी है, जल्द ही सुलझाना होगा। पिछले कुछ दिनों में जब हम आपका इंतजार कर रहे थे उसी वक्त शुक्ला परिवार ने अपने बहुत सारे लोगों को आइलैंड पर भेजकर हमला कर दिया। अगर समय रहते अमन सर और जुनैद सर ने हमारी मदद नहीं की होती तो शायद मुश्किलें और हालात दोनों ही बहुत ज्यादा खराब हो चुके होते। जैसे जैसे रिहान इमरान की बात सुन रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि शुक्ला परिवार ने सिर्फ उसके आइलैंड पर ही हमला नहीं करवाया था, बल्कि इस पूरे माउंटेन के अंदर भी उसे पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजे थे। शुक्ला जी को पहले ही पता चल गया था कि रिहान के सभी लोग इस वक्त रिहान को ढूंढने के लिए उनके ही देश में आए हुए हैं, और शायद इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने रिहान के आइलैंड पर हमला करवा दिया था। और सिर्फ एक बार नहीं
बल्कि बार बार शुक्ला परिवार अटैक करवाते जा रहा था। इस दौरान उन्होंने सिर्फ अपने बेटे सिद्धार्थ को बचाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि रिहान की प्रॉपर्टी को हड़पने की भी कोशिश की। ऐसे में अगर रिहान वापस अपने आइलैंड आ भी जाता तो भी उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि उसकी टेरिटरी ही उसका सबसे बड़ा साम्राज्य था। बिना टेरिटरी के और प्रॉफिट के रिहान उन्हें भी नहीं संभाल सकता था। शुक्ला परिवार के ये सारे इंटेंशन जानकर रिहान का दिल और दिमाग आग उगल रहा था। अगर टाइम रहते अमन और जुनैद ने रिहान के लोगों की मदद नहीं की होती और उसकी प्रॉपर्टी को शुक्ला परिवार से नहीं बचाया होता तो शायद रिहान हमेशा के लिए बेघर हो जाता और शुक्ला परिवार जीत जाता। ये सब कुछ सोचकर रिहान ने अमन और जुनैद को देखते हुए बहुत ही प्यार से कहा, इस बार तुम दोनों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। जैसे ही जुनैद ने रिहान की बात सुनी तो उसने रिहान से कहा, रिहान अभी अभी आपने जो कहा उस बात में दम तो है। हम सब लोग भाई हैं। अगर हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर दूसरा हमारी मदद क्यों करेगा? और वैसे भी हमारा भी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड में हिस्सा है। अगर शुक्ला परिवार उस आइलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहता है तो उसे हमारी परमिशन की भी जरूरत पड़ेगी और हम कभी भी आपको बेघर होते हुए नहीं देख सकते। जहाँ एक तरफ जुनैद बहुत शांति से बात कर रहा था तो वही दूसरी तरफ अमन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था। उसमें सब नाम की कोई चीज नहीं थी। जब उसने देखा कि रिहान सही सलामत वापस लौट आया है तो वो और ज्यादा अपने आप को शांत नहीं रख पा रहा था। इसलिए उसने गुस्सा करते हुए कहा, रिहान हम अपने सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और शुक्ला परिवार पर हमला कर देते हैं। उस बूढ़े को तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर मैंने उसका घमंड नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी अमन गुप्ता नहीं। अमन ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी भीड़ में से पीछे से एक आवाज आई जिसने सब लोगों को हैरान कर दिया। मिस्टर रिहान, अगर हम शुक्ला परिवार पर अटैक करते हैं तो क्या आप हमें हमारी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने देंगे? जैसे ही रिहान ने ये आवाज सुनी तो वो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि ये आवाज उसके लिए बहुत जानी पहचानी थी। जैसे ही उसने अपना सर उठाकर सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर क्रोकोडाइल सोसाइटी की हेड कैरी खड़ी थी। उन लोगों को यहाँ देखकर रिहान ने हैरान होते हुए पूछा, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रिहान ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि उस दिन के बाद रिहान कभी भी कैरी से मिल पाएगा। अगर देखा जाए तो रिहान के साथ अभी तक जो कुछ हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण क्रोकोडाइल सोसाइटी ही थी, क्योंकि शुक्ला परिवार के पैसे देने पर और हायर करने पर कैरी ने ही प्लानिंग करके उसे पकड़ा था। वैसे तो शुक्ला परिवार के हाथ लगने से पहले रिहान और कैरी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। वो बात अलग थी कि इस एग्रीमेंट को सक्सेसफुली पूरा नहीं किया गया था, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि कैरी के रिहान तक पहुँचने से पहले ही रिहान खुद को छुड़ाने के लिए शुक्ला परिवार की सलाखों को तोड़कर उस जंगल से होते हुए उस माउंटेन इलाके में चला गया था। अगर देखा जाए तो रिहान और कैरी के बीच का रिलेशनशिप अब काफी ज्यादा जटिल हो चुका था और साफ साफ कहा जा सकता था कि ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे। रिहान कुछ कहता उससे पहले ही कैरी कुछ कदम चलकर रिहान के सामने आकर खड़ी हो गई और उससे बोली, पहले हमने जो कुछ भी किया था वो हमारे काम का हिस्सा था और शुक्ला परिवार ने हमें पैसे देकर हाई किया था। इसी वजह से हमें आपको किडनैप करना पड़ा था, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि हम किसी भी तरह से आपसे दुश्मनी मोल लेना चाहते थे। रिहान कुछ कह पाता उससे पहले ही अमन ने बेसब्र होते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, अभी अभी तुमने जो कुछ भी कहा वो सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों ने पैसे कमाने के लिए रिहान को किडनैप किया। तुम्हें पता भी है रिहान मित्तल कौन है, और अब तुम लोग जब रिहान जिंदा बचकर आ गया है तो उसके सामने अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो ताकि रिहान तुम लोगों के साथ कुछ भी ना करे। भूल जाओ, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। क्रोकोडाइल सोसाइटी की हेड कैरी की बात सुनकर अमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने उसे 2-4 बातें सुना दी। रिहान ने ध्यान से अमन को देखा, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज है और इतनी आसानी से कैरी को बख्शने वाला नहीं है। और वही दूसरी तरफ अगर बात रिहान के सबऑर्डिनेट्स मैगी और विवान की जाए तो उन लोगों को कैरी को यहाँ देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही थी। इन दोनों को इतना शांत देखकर रिहान समझ गया था कि जरूर ये लोग पहले ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों से मिल चुके हैं, इसीलिए इतने ज्यादा शांत है। शायद इसीलिए जब कैरी रिहान के सामने आ रही थी तो किसी ने भी उसे रोका नहीं था। और रही बात अचानक से कैरी के रिहान के सामने आ जाने की, तो अब रिहान ये जानना चाहता था कि आखिर अब कैरी के दिमाग में क्या चल रहा है और वो यहाँ पर क्यों आए हैं। अभी तक रिहान इतना तो समझ गया था कि कैरी बिना मतलब के कुछ भी नहीं करती है और यहाँ आने का भी उसका जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। वो सिर्फ यहाँ पर रिहान की खैरियत पूछने तो बिल्कुल नहीं आई होगी। ये सब कुछ सोचने के बाद रिहान ने बहुत ही फ्लैट टोन के साथ कैरी से पूछा, अगर तुम्हारे पास इस वक्त कोई अच्छा आइडिया है
तो तुम बता सकती हो। शुक्ला परिवार के पास जाने से पहले रिहान ने कैरी से वादा किया था कि अगर वो उसे वापस ले आती है तो रिहान उसे रुपए देगा। हालांकि कैरी उसे यहाँ लाने में नाकामयाब हुई थी और रिहान को यहाँ उसके सबऑर्डिनेट लेकर आए थे, इसीलिए इन दोनों के बीच में पहले जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो गया था। ऑफ कोर्स इतने बड़े क्रोकोडाइल सोसाइटी जैसे ग्रुप को चला रही लड़की को इतना तो अच्छे से पता था कि वो अब इन पैसों को रिहान से नहीं मांग सकती है। और रही बात रिहान का बैकग्राउंड जानने की, तो शायद उसे अभी तक इतना तो पता चल गया था कि रिहान उन अमीरों में से बिल्कुल नहीं है जो कुछ पैसे आने पर दिखावा करने लगते हैं। ये उन शेरों में से है जो अपने बारे में अपनी परछाई तक को पता नहीं चलने देते। कैरी आज खुद यहाँ चल कर आई थी, ये जानते हुए भी कि गुस्से में रिहान के सबऑर्डिनेट उस पर हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि उसे आज रिहान से पैसे नहीं चाहिए थे। और जिस वजह से वो आई थी उसका कारण बताते हुए उसने रिहान से कहा, मिस्टर रिहान मित्तल, आप हमेशा की तरह आज भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं बिना इधर उधर की बातें करे सीधे पॉइंट पर आती हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ शुक्ला परिवार पर हमला करने के लिए अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं? बस इतना समझ लीजिए कि आपसे माफी मांगने के लिए मैं शुक्ला परिवार के साथ आपकी इस लड़ाई में आपका साथ देना चाहती हूँ। जैसे ही रिहान ने कैरी की बात सुनी तो वो एकदम चुप हो गया और ध्यान से उसे देखने लगा, जैसे उसके हाव भाव पढ़कर उसके मन में क्या चल रहा है ये बात पता लगाने की कोशिश कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ अमन ने जैसे ही कैरी की बात सुनी तो उसने तुरंत गुस्से से मना करते हुए कहा, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है। तुम्हें भी पता है कि शुक्ला परिवार जल्दी ही बर्बाद होने वाला है, इसीलिए तुम पहले ही रिहान से हाथ मिला लेना चाहती हो। मानना पड़ेगा काफी दिमाग है तुम में, इसीलिए तो इतनी बड़ी सोसाइटी को चला रही हो, पर हम तुम्हें कभी भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। अमन की इतनी खरी खोटी बातें सुनकर भी कैरी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया और वो चुपचाप रिहान के जवाब का इंतजार करने लगी, पर रिहान अभी भी शांत था। उसी दौरान जुनेद ने कैरी से कहा, मिस कैरी, आपने अभी कहा कि आप शुक्ला परिवार से बदला लेने के लिए हमारा साथ देना चाहती है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। कहीं आप पहले ही तो नहीं समझ गई कि शुक्ला परिवार अब ज्यादा टाइम का मेहमान नहीं है, इसीलिए उसे बर्बाद करने में आप हमारा साथ देकर उसमें जो भी वाहवाही आने वाली है उसका हिस्सा बनना चाहती है। जुनैद अमन से ज्यादा समझदार था और वो हमेशा बहुत समझदारी से ही बातें करता था, और अभी अभी उसने जो कहा उस बात को कैरी भी इग्नोर नहीं कर पा रही थी, बल्कि कैरी लगातार उठते हुए इन सवालों को और ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए रिहान से कहा, सच कहूँ तो यही बात है। आफ्टर ऑल मैं इतने बड़े ग्रुप की लीडर हूँ, मैं बिना मतलब या प्रॉफिट के कभी भी कोई कदम नहीं उठाऊंगी। अगर इस लड़ाई को जीतने के बाद मुझे शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मिल सकता है तो क्रोकोडाइल सोसाइटी के लिए ये काफी हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे ही रिहान ने कैरी की बात सुनी तो मन ही मन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक इस लड़की ने अपने साथ साथ अपने ग्रुप के बारे में सोचा था और साथ ही साथ हर जगह अपना बिजनेस माइंड और कॉर्पोरेट वर्ल्ड लाकर रख दिया था, और इस बात को रिप्रेजेंट करने में इसे जरा सी भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। और यही बात रिहान को सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लग रही थी। रिहान ने कैरी से सहमत होते हुए कहा, मिस कैरी, आप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपका कैरेक्टर जैसा भी है मैं उसे एडमायर करता हूँ। कैरी ने रिहान से कुछ भी नहीं छुपाया था और उसका जो भी इंटेंशन था वो उसने साफ साफ बता दिया था। यही बात रिहान को काफी पसंद आई थी। हालांकि रिहान अभी भी ये बात नहीं भूला था कि उसकी आज जो हालत है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कैरी है, जिसकी वजह से वो किडनैप हुआ और ऑलमोस्ट मौत के मुंह में जा चुका था। पर फिर भी रिहान के मन में इस लड़की के लिए अब उतनी ज्यादा नफरत नहीं थी। क्रोकोडाइल सोसाइटी एक थर्ड पार्टी थी जिसने पैसे लेकर अपना काम किया था। उसने कोई खून खराब नहीं किया था, उसने ना ही रिहान के लोगों को मारा था, और ये बात रिहान मानता था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता था कि कैरी में मोरल इंटेग्रिटी नहीं थी, या थोड़ी कम थी, क्योंकि रिहान को पैसे लेकर किडनैप करने के बाद उसे बचाने के लिए भी वो रिहान से पैसे मांग रही थी। कैरी में किसी भी तरह के प्रोफेशनल एथिक्स नहीं थे, उसे बस पैसों से मतलब था, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना आए। वहीं दूसरी तरफ रिहान को भी मोरल इंटेग्रिटी की कोई खास परवाह नहीं थी। अगर कोई बात पैसों से सेटल हो सकती थी तो रिहान उस मामले को सेटल करके रफादफा कर देता था। इसीलिए शुरू से लेकर रिहान अभी तक यही सोच रहा था कि इन सब में सारा कसूर शुक्ला परिवार का है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ था। इसीलिए रिहान डायरेक्ट उन लोगों से बदला लेना चाहता था। रिहान के लिए शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी काफी बड़ी थी, और वैसे भी शुक्ला परिवार किसी भी चीज में कम नहीं था। उसके पास बहुत पैसे थे और इसीलिए रिहान अब आराम से शुक्ला परिवार के साथ
अपनी ये लड़ाई लड़ना चाहता था। इस वक्त रिहान की जो ताकत थी वो शुक्ला परिवार के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के लिए काफी थी। शुक्ला परिवार काफी बड़ा परिवार था और उनके अंड में ना जाने कितने ही हजार लोग काम कर रहे थे। भले ही शुक्ला परिवार के लिए लोगों की कोई अहमियत ना हो, पर रिहान के लिए लोगों की जान की अहमियत यही, और वो अपने सभी लोगों की बहुत परवाह करता था। उसके लिए उसके सबऑर्डिनेट्स उसका परिवार थे, जिनकी जिंदगी रिहान के लिए उतनी ही जरूरी थी जितनी उसकी खुद की जिंदगी थी। रिहान ने जब देखा कि कोई खुद सामने से आकर उसे उसके लिए लड़ने का ऑफर दे रहा है तो रिहान कैसे मना कर सकता था। और रही बात इसके बदले में क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की, तो रिहान के लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं थी। वो हंसते हंसते ये पैसा इन लोगों को देने को तैयार हो। शुक्ला परिवार पिछले 100 सालों से लगातार राज कर रहा था और इसी वजह से उनके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी थी। लोगों को जितना दिखता नहीं था उससे ज्यादा प्रॉपर्टी उनकी जमीनों में दबी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि शुक्ला परिवार के पास कितनी दबी हुई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। हालांकि रिहान को शुक्ला परिवार के पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं, उसके खुद के पास इतना पैसा था कि वह जितना चाहे उतना खर्च कर सकता था। अगर दूसरे लोगों के नजरिए से देखा जाए तो शुक्ला परिवार के पैसे अगर उन लोगों को मिल जाए तो उनके लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन्होंने गंगा नहा ली होयल, पर रिहान इन सबसे अलग था। अगर पैसों की बात की जाए तो कोई भी रिहान के परिवार की बराबर नहीं कर सकता था। और दूसरी तरफ रिहान के पास पैसा उगाने की मशीन थी। उसके पास अपना आइलैंड था जहां से हर साल उसे इतना पैसा मिलता था कि वह जितना चाहे उतना खर्च कर ले। रिहान शुक्ला परिवार के साथ जो करने वाला था वो उनकी प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ उन लोगों को बर्बाद करने के लिए और उनसे बदला लेने के लिए कर रहा था। रिहान बस अपने नाम पर प्रॉपर्टी चाहता था, उसके बाद उसका इस्तेमाल कोई भी करे उससे रिहान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही सब सोचकर रिहान ने तुरंत कैरी का ऑफर एक्सेप्ट करते हुए उससे कहा, तुम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हो और मैं तुम्हारी काबिलियत को भी मानता हूँ, इसलिए तुम्हारा ऑफर मुझे मंजूर है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रिहान ऐसा कोई जवाब देगा, इसीलिए रिहान की बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। अमन के तो पैरों तले जमीन ही कैसे गई थी। उसने अपना आधा खुला हुआ मुंह खोल ही रिहान से हैरान होते हुए पूछा, रिहान आप इतनी जल्दी कैसे मान सकते हैं? अमन की बात सुनकर जुनैद ने भी एडवाइस देते हुए कहा, शायद अमन सही कह रहा है। रिहान शुक्ला परिवार के पास छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है और हम किसी भी बाहरी इंसान को इसका हिस्सा नहीं बनने दे सकते हैं। सिर्फ अमन और जुनैद ही नहीं बल्कि रिहान के बाकी सबऑर्डिनेट भी चाहते थे कि रिहान तुरंत अपना ये फैसला वापस ले ले, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि रिहान का ये डिसीजन गलत है। सब लोग समझ रहे थे पर रिहान पहले ही अपना डिसीजन ले चुका था। उसने सब लोगों की बातें सुनने के बाद उसने कहा, आप लोगों को मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सब बातें पहले ही सोच ली है। सब लोगों से अपनी बात कहने के बाद रिहान ने कैरी की तरफ देखा और उससे कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे लिए काम करो तो अपनी सारी ताकत लगा दो। जैसे ही कैरी ने रिहान की बात सुनी तो उसने तुरंत कहा, ठीक है, पर पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसे ही रिहान ने कैरी की बात सुनी तो तुरंत उससे कहा, फिक्स्ड एसेट को छोड़ दो जो तुम अपने साथ नहीं लेकर जा सकती हो, बाकी जो भी तुम्हें चाहिए वो सब मिल जाएगा। जैसे ही रिहान ने अपनी बात पूरी की तो कैरी की आंखों में अलग ही चमक उतर आई। कैरी जानती थी कि शुक्ला परिवार जितने बड़े परिवार के पास फिक्स्ड एसेट के अलावा भी बहुत सारा कैश मिल जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी लिक्विड एसेट मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल कर वो अपने ग्रुप को और ज्यादा बढ़ा सकती है। अगर रिहान ने जैसा वादा किया है वैसा हो जाता है और शुक्ला परिवार अपनी हार मान लेता है तो कैरी को इतना पैसा मिल जाएगा कि वो 7_8 साल तक आराम से अपनी इस समिति को आगे बढ़ा सकती है और उसे अगर इस दौरान कोई काम नहीं भी मिलता है तो भी उनका बहुत नाम हो जाएगा। वो बात अलग थी कि शुक्ला परिवार के पास फिक्स्ड एसेट बहुत सारे थे क्योंकि उनका ज्यादातर पैसा प्रॉपर्टी खरीदने में ही लगा हुआ था। पर ये बात भी सच थी कि कैरी इन सभी प्रॉपर्टी को अपने साथ कहीं लेकर नहीं जा सकती थी, इसीलिए बिना वजह उनके बारे में डील करके कोई फायदा नहीं था। जहां एक तरफ कैरी रिहान की बात सुनकर खुश थी, वहीं बाकी सब लोग कुछ खास खुश नहीं थे। कैरी जानती थी कि अगर उसने शुक्ला परिवार को हरा दिया तो प्रॉपर्टी में उसे हिस्सा मिल जाएगा, खास करके लिक्विड प्रॉपर्टी, और ये उसके और उसकी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली थी। पर अभी थी कैरी का मन नहीं भरा था। उसने जब देखा कि रिहान बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है तो उसने अपने मन को फैलाते हुए रिहान से पूछा, शुक्ला परिवार का तो मैं देख लूंगी, पर उसके जो बाकी एफिलिएटेड परिवार है उनके बारे में। इतना बोलते बोलते बीच में ही कैरी चुप हो गई। ये बात सच थी कि शुक्ला परिवार राजा था, पर
सिर्फ राजा की प्रॉपर्टी काफी नहीं थी। अगर राजा की प्रॉपर्टी के साथ साथ उनके मंत्रियों और सेनापति की प्रॉपर्टी भी हाथ लग जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता, और ये बात कैरी अच्छे से जानती थी। अगर देखा जाए तो एक तरफ शुक्ला परिवार और दूसरी तरफ बाकी सारे मंत्रियों की प्रॉपर्टी दोनों ही बराबर थी। इसीलिए कैरी अपने दोनों हाथों में लड्डू लेकर खुश होना चाहती थी। उसने उम्मीद नहीं की थी, पर रिहान का जवाब सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान थी। रिहान ने अपने उसी कैजुअल एटीट्यूड में उससे कहा, डील पुरानी जैसी रहेगी, तुम इन लोगों से भी जैसे चाहो वैसे प्रॉपर्टी ले सकती हो। जैसे ही कैरी ने रिहान की बात सुनी तो और ज्यादा अपना वो कोल्ड एक्सप्रेशन वाला लुक नहीं रख सकती थी। अभी तक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उसके पूरे शरीर में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। कैरी इस वक्त इतना ज्यादा खुश थी कि उसने खुश होते हुए तेज आवाज में रिहान से कहा, ठीक है, मैं अभी वापस जाकर अपने सारे लोगों को इकट्ठा करती हूँ और तुरंत ही शुक्ला परिवार पर अटैक करवाती हूँ। आज फाइनली क्रोकोडाइल सोसाइटी और कैरी दोनों की लाइफ बदलने वाली थी और ये डिसीजन लेने में कैरी बिल्कुल भी देरी नहीं कर सकती थी। साथ ही साथ कैरी ये बात भी जानती थी कि उसने जो शर्त या रिक्वेस्ट अभी अभी की थी उसे सिर्फ रिहान ही पूरा कर सकता था, क्योंकि रिहान के दोस्त और सबऑर्डिनेट अभी भी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे और इसीलिए वो जल्द से जल्द एक्शन ले लेना चाहती थी ताकि रिहान बाद में अपनी बात से पीछे ना हट सके। कैरी ने जल्दी से खुद को संभाला और सीरियस होते हुए रिहान से बोली, ठीक है मिस्टर मित्तल, अब मुझे आपसे विदा लेना चाहिए। कैरी की बात सुनकर रिहान ने भी अपनी गर्दन हिलाकर उससे कहा, ठीक है, तुम्हारे काम पर मेरी नजर रहेगी। रिहान की बात सुनकर कैरी तुरंत वहां से अपने लोगों को लेकर अपने प्राइवेट प्लेन में बैठी और वहां से टेक ऑफ करके चली गई। फिलहाल उसे भी नहीं पता था कि वो इतने सारे लोगों को कहां से इकट्ठा करेगी जो शुक्ला परिवार पर अटैक कर सके। कैरी तो यहाँ से चली गई थी, पर अमन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने गुस्सा करते हुए रिहान से कहा, रिहान, आप इतनी आसानी से इस लड़की की बात कैसे मान सकते हैं? आपको पता है ना कि शुक्ला परिवार के पास कितना ज्यादा पैसा है? इस लड़की ने आप पर हमला किया, आपको किडनैप किया, इसकी वजह से आप इतनी प्रॉब्लम में रहे और आपने इसे उस प्रॉपर्टी में से शेयर तक दे दिया। अमन को गुस्सा करते हुए देखकर रिहान ने उसे शांत करते हुए हंसकर कहा, शुक्ला परिवार से पंगा लेना इतना भी आसान नहीं है। अमन, हम उनकी ताकत को अंत समेट नहीं कर सकते हैं। रिहान अभी तक शुक्ला परिवार और उसकी ताकत को जान चुका था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसके लोगों का किसी भी तरह का नुकसान ज्यादा हो। रिहान सिर्फ पैसों की वजह से अपने लोगों की जिंदगी खराब नहीं होने दे सकता था, इसलिए अगर पैसे लेकर कोई और उसके लिए ये काम कर दे तो वो हंसते हंसते ये काम करवाने को तैयार था। रिहान इस वक्त जिस नजरिए से सोच रहा था, बाकी लोग उस नजरिए से नहीं सोच रहे थे। बाकी सब लोगों को यही लग रहा था कि रिहान सिर्फ अकेला है जो शुक्ला परिवार को कंट्रोल कर सकता है और उनकी हर एक चीज पर सिर्फ रिहान का ही हक होना चाहिए, किसी और का नहीं। सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि रिहान कैसे इतने सारे फायदे किसी बाहर के इंसान को दे सकता है बजाय अपने लोगों के। जुनैद ने रिहान को एडवाइस देते हुए कहा, रिहान, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। हम तीनों मिलकर आराम से शुक्ला परिवार को उसके घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, तो फिर हम किसी बाहरी इंसान को इन सब में क्यों शामिल करें? रिहान ने जब जुनैद की बात सुनी तो उसने बहुत ही आराम से एक्सप्लेन करते हुए उन सब से कहा, मुझे लगता है कि पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे सबऑर्डिनेट्स की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। क्रोकोडाइल सोसाइटी अगर चाहती है कि वो हमारे लिए शुक्ला परिवार से बदला ले तो ये ज्यादा अच्छा है। कम से कम इससे हमारे सबऑर्डिनेट्स को कोई नुकसान तो नहीं होगा और उनकी जान भी खतरे में नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, ये सब करने के लिए हमें और ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन सब में हमें सिर्फ इनकम ही होगी, खर्चा कुछ नहीं होगा। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि हम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए और आराम से शुक्ला परिवार की जो फिल्म रिलीज होने वाली है उसे देखना चाहिए। पैसा भी उनका होगा और कमर भी उन्हीं की टूटेगी, हमें बस बैठकर आराम से शो देखना है। जैसे ही रिहान के सारे सबऑर्डिनेट ने रिहान की बात सुनी तो सब लोग इमोशन हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बॉस के लिए उन सब की जिंदगी इतनी ज्यादा जरूरी है। रिहान की बातें सुनकर सब लोग इमोशन होते हुए रिहान से बोले, बॉस, आपके लिए काम करना हमारी ड्यूटी है और रही बात हमारी सेफ्टी की तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो आपके जैसा बॉस हम लोगों को मिला है। आप जब चाहे हमें आजमा कर देख सकते हैं, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। रिहान सर, जिस दिन हमने आपको ज्वाइन किया था उसी दिन कसम खा ली थी कि चाहे आपके लिए जान भी क्यों ना देनी पड़े, बिना एक पल सोचे तुरंत अपनी जान दे देंगे। रिहान ने जब अपने सबऑर्डिनेट के पास सुनी तो बहुत खुश हो गया और उसने खुश होकर मुस्कुराते हुए उन सब के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें शाबाशी देते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मेरे लिए बहुत ईमानदार हैं और आपको अपनी ईमानदारी साबित के लिए
मुझे कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। मुझे बचाने के लिए आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है, तो आज हम सब लोग आराम करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। रिहान ने जैसे ही अपनी बात पूरी की तो विवान ने सवाल करते हुए पूछा, शुक्ला परिवार का क्या करना है? क्या हम ये मामला उस क्रोकोडाइल सोसाइटी पर छोड़ सकते हैं? विवान की बात सुनकर रिहान ने उससे कहा, फिलहाल के लिए ये मामला कैरी और उसकी टीम पर छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं और क्या नहीं। जैसे ही रिहान ने अपनी बात पूरी की तो वहाँ खड़े सभी सबऑर्डिनेट ने एक साथ यूनिसन में जवाब दिया, ओके बॉस। भले ही इन सब लोगों ने एक साथ रिहान की बात का जवाब दिया हो, पर मन ही मन में इन सब की हालत खराब हो रही थी और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, जो ये लोग रिहान को दिखा नहीं रहे थे। इन सब लोगों को काफी खुशी हुई ये जानकर कि रिहान उन्हें अपने परिवार की तरह मानता है और उनकी जिंदगी की परवाह करता है। पर रिहान को कौन समझाए कि जिंदगी को जोखिम में डालना ही उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो सब लोग कब से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक बार रिहान मिल जाए और उसके बाद ये सब लोग शुक्ला परिवार को घुटनों पर ला देंगे। इनके अंदर जितना गुस्सा भरा हुआ था वो सब ये शुक्ला परिवार पर निकाल देना चाहते थे, पर अपने बॉस के इस ऑर्डर की वजह से सब कुछ धरा का धरा रह गया और ये लोग अब शुक्ला परिवार के किसी भी इंसान को हाथ तक नहीं लगा सकते। ये बात सोच सच कर ही मन इन सबका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ रिहान ने जाने से पहले अपने दोनों दोस्तों को देखा जो उसी को देख रहे थे। उन दोनों को ऐसे घूरता हुआ देखकर रिहान समझ गया कि इन लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। इसीलिए रिहान ने उन दोनों से कहा, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और अब मैं इसे बिल्कुल नहीं बदलूंगा। वहीं दूसरी तरफ अमन और जुनैद भले ही रिहान को दिखा रहे थे कि वह दोनों उसकी बात से सहमत नहीं है, पर कहीं ना कहीं रिहान का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वो दोनों भी उसकी बात से सहमत थे, क्योंकि रिहान ने एक साथ डबल गेम खेला था। शुक्ला परिवार के पैसों से ही शुक्ला परिवार को मारने के लिए लोग हाई कर लिए थे। ऐसा काम तो कोई बनिया ही कर सकता था जिसमें दिमाग कूट कूट कर भरा हो। रिहान ने ऐसी चाल चली थी जिसमें वो शुक्ला परिवार को मात भी दे रहा था और साथ ही साथ क्रोकोडाइल सोसाइटी के जैसे बड़े और ताकतवर ग्रुप को अपनी तरफ भी कर लिया था। और ये सब करने में उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा था और जो प्रॉपर्टी शुक्ला परिवार की बच जाएगी उसके बारे में रिहान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। और रिहान के साथ साथ अमन और जुनैद को भी इस छोटी मोटी प्रॉपर्टी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह दोनों भी बड़े और अमीर घरानों से आते थे। शुरू से लेकर अब तक अमन और जुनैद दोनों के मन में एक बार भी शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने का कोई विचार नहीं आया था। वे लोग बस अपने दोस्त अपने भाई रिहान की मदद करना चाहते थे, इसीलिए ये सारी बातें कह रहे थे। अभी तक शुक्ला परिवार से डील की बात हो गई थी, पर अब बात थी यहाँ आए हुए हजारों सबऑर्डिनेट की, जो रिहान के लिए अपनी ईमानदारी और अपना प्यार दिखाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे और रिहान से मिलना चाहते थे। पर बेचारा रिहान 1.5 दिन तक सफर करने के बाद बहुत ज्यादा थक गया था और इसी वजह से उसे अब सिर्फ आराम करना था। वो किसी से भी ज्यादा मिलना नहीं चाहता था और यही सोचकर उसने सब लोगों को समझाया कि वो बिल्कुल ठीक है। और इंडिया आने के बाद रिहान ने अपने एक टेम्परेरी स्टेशन पर, जहाँ ये सब लोग कुछ टाइम के लिए रुकने वाले थे, वहाँ पर एक कमरा बुक कर लिया था और यहीं पर आराम करने वाला था। वहीं इन सब से बेखबर शुक्ला जी अपने घर पर परेशान से इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि उनके माउंटेन इलाके में भेजे हुए किसी भी सबऑर्डिनेट ने उन्हें अभी तक कोई भी खबर नहीं दी थी और ना ही उन्हें पता था कि रिहान बच गया है और अपने लोगों के साथ है। शुरुआत में जब शुक्ला परिवार के सबऑर्डिनेट माउंटेन इलाके के आसपास की जगह पर रिहान को ढूंढ रहे थे, तो उस वक्त ये लोग फिर भी शुक्ला जी से कांटेक्ट करके उन्हें टाइम पर डिटेल देते रहते थे। पर जब से ये लोग माउंटेन के अंदर वाले इलाके में गए हैं, तब से शुक्ला जी का इन लोगों से कोई भी कनेक्शन नहीं था। सिचुएशन अब बहुत ज्यादा नेगेटिव होती जा रही थी और रिहान के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। और इन सब के अलावा जो लोग माउंटेन इलाके के बाहर रहकर शुक्ला जी को टाइम पर खबर दे रहे थे, उनके साथ भी एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता चला गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ शुक्ला जी ने अपने सबऑर्डिनेट खो दिए थे, बल्कि एक बहुत बड़ी 500 लोगों की टीम माउंटेन इलाके के अंदर शायद मर चुकी थी। ये सब लोग मर चुके थे या जिंदा थे, ये कह पाना मुश्किल था, क्योंकि वहां जाने के बाद शुक्ला जी उनमें से किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। शुक्ला जी अब और ज्यादा ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे, खास करके ये देखने के बाद कि उन्हें लगातार नुकसान और हार ही मिल रही है। शुक्ला जी में अब इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो मौत के पहाड़ों के बीच अपने परिवार के और ज्यादा सबऑर्डिनेट्स वहां भेज सके। भले ही शुक्ला परिवार के पास बहुत पैसा और रिसोर्सेज थे, पर
इसका ये मतलब नहीं था कि ये रिसोर्सेज कभी खत्म ही नहीं होंगे। पहले ही शुक्ला जी ने इतना नुकसान अपना करवा लिया था कि अब उन्हें ये सोचना पड़ रहा था कि वो इस नुकसान की भरपाई कैसे करें। शुक्ला जी समझ गए थे कि वो लगातार इसी तरह अपने पैसे और रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए अब उन्होंने अपने इस नुकसान को और इस सिचुएशन को फिर से सही करने के बारे में सोचा। शुक्ला जी ने पहले ही रिहान की खाली टेरिटरी पर अपने लोगों को भेजकर हमला करवाया था, पर इसमें भी उनके सभी लोग नाकामयाब रहे और उन्हें यहाँ भी हार का सामना करना पड़ा। जल्दी से उन्हें पता चल गया था कि दो नई ताकत रिहान के साथ मिल चुकी है और अब उनके जीतने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। इसीलिए उन्होंने फिर से रिहान की टेरिटरी पर हमला करने के बारे में सोचा भी नहीं। शुक्ला जी ने एक सुकून की गहरी लंबी सांस ली और अपने मन में सोचा कि अगर उन्होंने गुप्ता परिवार और खान परिवार से पंगा ले लिया होता तो शायद अभी तक वो अपना सब कुछ गवा बैठते, और अगर इन दोनों परिवारों ने मिलकर शुक्ला परिवार पर अटैक कर दिया होता तो शायद शुक्ला जी अभी तक जिंदा भी ना होते। उनकी खुशकिस्मती थी कि उन्हें लग रहा था कि इन दोनों परिवारों को इस मैटर को ज्यादा खींचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि उन्हें पता नहीं था कि अमन और जुनैद तो कब से इनका गला दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो तो रिहान ने इन्हें अब तक रोका हुआ था। अपने कुछ लोगों से शुक्ला जी को कुछ टाइम पहले ही पता चला था कि जुनैद और अमन दोनों का रिहान के उस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड में शेयर है। इस बात की उम्मीद शुक्ला जी ने कभी सपने में भी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि ये पूरा आइलैंड रिहान का है और वो जो भी कर रहे हैं सब रिहान के साथ कर रहे हैं। पर उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने अपनी बेवकूफी में इन दो बड़े परिवारों से पंगा ले लिया था। पर इस बात को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शुक्ला जी के अंदर लालच कूट कूट कर भरा था। जब उन्हें पता चला कि इस पूरे आइलैंड में अमन और जुनैद का भी हिस्सा है तो उन्होंने अपनी लालच को नहीं छोड़ा, बल्कि डिसाइड किया कि वो इन दोनों को भी इस आइलैंड पर हिस्सा दे देंगे। यही सब सोचकर शुक्ला जी ने अपने कुछ लोगों को जुनैद और अमन के घर भेजा था ताकि वह इन दोनों को कन्वेंस कर सके कि ये दोनों रिहान का साथ छोड़ दे और शुक्ला परिवार से हाथ मिला ले। पर शुक्ला जी की बदकिस्मती थी जो उनके भेजे हुए सबऑर्डिनेट को अमन और जुनैद दोनों ने दरवाजे से ही भगा दिया और अंदर तक नहीं आने दिया, और ना ही इन लोगों की कोई बात सुनी। यही सब सोचकर शुक्ला जी और ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर रिहान उस बारबेरियन माउंटेन के अंदर चला गया या फिर वहाँ पर फंस गया तो जिंदगी में कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस माउंटेन के बारे में शुक्ला जी ने भी बहुत कुछ सुन रखा था और कहीं ना कहीं वह इन सबको मानते भी थे। शुक्ला जी ने अपने मन में सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमन और जुनैद दोनों अपने नाम और ताकत की वजह से आपस में रिहान की सारी प्रॉपर्टी को बांटने का प्लान बना रहे हो, और शायद इसीलिए उन्होंने शुक्ला परिवार के किसी भी इंटरफेरेंस के लिए मना कर दिया हो। शुक्ला जी को ऐसा लग रहा था कि अमन और जुनैद ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आजकल हर दूसरा इंसान यही सब करता था। जितना ज्यादा शुक्ला जी इन सब के बारे में सोच रहे थे उतना ज्यादा उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। हालांकि जो उन्हें नहीं पता था वो ये था कि इस वक्त सिचुएशन उनकी उम्मीद और उनकी इमेजिनेशन से काफी ज्यादा बदल चुकी है। अमन और जुनैद दोनों ही रिहान की प्रॉपर्टी को आपस में बांटने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि वे लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ रिहान की प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर रहे थे और अपने दोस्त होने का फर्ज निभा रहे थे। और दूसरी तरफ अमन और जुनैद दोनों शुरू से यही सोच रहे थे कि रिहान चाहे जहाँ चला जाए पर लौट कर जरूर आएगा और उसे आना ही होगा, क्योंकि रिहान को जितने दुख देखने थे वो देख चुका था और अब उसे अपनी ये आलीशान जिंदगी जीने का पूरा हक था। इसे छोड़कर रिहान इतनी जल्दी कैसे मर सकता था। उन दोनों को विश्वास था कि रिहान सही सलामत जरूर लौट कर आएगा और दोनों उसी दिन का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन तक ये मामला इसी तरह चलता रहा। तभी शुक्ला जी को अपने सबऑर्डिनेट से वो खबर भी मिल गई जिसे वो जिंदगी में कभी सुनना नहीं चाहते थे। शुक्ला जी को पता चल गया था कि रिहान सही सलामत माउंटेन इलाके में से बाहर आ गया है। असल में एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा एयरशिप तेज आवाज करते हुए जब माउंटेन इलाके से बाहर निकले तो आसपास के सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया और शुक्ला परिवार के हजारों लोग जो माउंटेन इलाके के बाहरी रेंज को घेर कर खड़े थे उन्हें भी पता चल गया कि रिहान अब अपने लोगों से मिल चुका है। अगर बात शुक्ला जी की जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि रिहान के सभी सबऑर्डिनेट उसके लिए बहुत ज्यादा ईमानदार हैं और वो हर हाल में रिहान को बचा ही लेंगे। और ऐसा ही हुआ। एशिप का आइडिया काम कर गया और सब लोग जल्दी ही रिहान को ढूंढ कर ले आए। एक तरफ जहां शुक्ला जी ने अपने लोगों को भेजा था उनमें से कोई भी वापस बाहर नहीं आया और वहीं दूसरी तरफ रिहान के जितने भी
लोग उसे ढूंढने के लिए गए थे वो सब अपनी एयरशिप से वापस आ गए थे। शुक्ला जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ, कैसे सिर्फ रिहान बचा और बाकी लोग नहीं। इसीलिए जब शुक्ला जी ने ये खबर सुनी तो कुछ पल के लिए एकदम दंग रह गए। और जो बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि रिहान अब सही सलामत वापस आ गया था। इसका मतलब अब उनके लिए मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई थी। शुक्ला जी ने एक बार फिर से अपने लोगों से कंफर्म करते हुए पूछा, क्या सच में रिहान वापस आ गया? क्या उसे कुछ भी नहीं हुआ? शुक्ला जी ने ये सवाल पूछा ही था कि उनके सबऑर्डिनेट ने बहुत ही साफ जवाब देते हुए कहा, सर रिहान मित्तल जिंदा है और हमने खुद उसे एयरशिप से सही सलामत वापस उतरते हुए देखा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लीडर कैरी भी वहाँ पर रिहान से मिलने के लिए पहुंची थी, ऐसा हमारे लोग कह रहे हैं। जैसे ही शुक्ला जी ने ये बात सुनी तो धाम से नीचे जमीन पर बैठ गए और उनका फोन उनके कानों से अलग हटकर जमीन पर गिर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सबऑर्डिनेट की कई बातों पर विश्वास करें या नहीं। शुक्ला जी अभी से अपना भविष्य देख पा रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर कैरी रिहान के साथ जाकर मिल गई है तो इसका मतलब अब वो कभी भी शुक्ला जी का साथ नहीं देगी, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी कुछ नहीं। शुरुआत में इस सोसाइटी ने शुक्ला परिवार से पैसे लिए थे ताकि रिहान को किडनैप कर सके। उस वक्त इन लोगों के मन में रिहान के लिए किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं थी और ना ही ये लोग रिहान के जीने या मरने से किसी भी तरह से अफेक्ट हो रहे थे। एक बार शुक्ला परिवार को इन्होंने रिहान सौंप दिया और अपने पैसे ले लिए तो उसके बाद इन लोगों को शुक्ला परिवार से भी कोई मतलब नहीं था। उसके बाद चाहे ये शुक्ला परिवार के दुश्मन से हाथ मिलाए, शुक्ला परिवार इन्हें कुछ नहीं कह सकता था। अब अगर कैरी रिहान से मिलने के लिए गई है तो इसका मतलब जरूर वो शुक्ला जी के खिलाफ कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है और रिहान भी उसमें कैरी का साथ दे रहा है। शुक्ला जी जल्दी से खड़े हुए और अपने आप को हिम्मत देते हुए उन्होंने अपने सभी सबऑर्डिनेट को अपने शुक्ला मिशन के बड़े से हॉल में इकट्ठा कर लिया। वो किसी भी हाल में आने वाले तूफान से खुद को बचाना चाहते थे। तभी शुक्ला जी का पर्सनल असिस्टेंट दिनेश उन्हें रिपोर्ट करने के लिए आया और बोला, बॉस अभी भी रिहान मित्तल की तरफ से किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है और उसके आइलैंड पर भी काफी शांति बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से शुक्ला जी अपनी सभी प्रॉपर्टी को लेकर काफी ध्यान दे रहे थे, हर एक चीज के बारे में खुद नजर रख रहे थे और साथ ही साथ रिहान की हर एक एक्टिविटी पर बहुत ध्यान से नजर बनाए हुए थे। उन्हें डर था कि उनसे कोई भी चूक हुई तो रिहान उन्हें छोड़ेगा नहीं। शुक्ला जी ने अपने सबऑर्डिनेट से पूछा, बाकी जगहों के बारे में क्या अपडेट है? शुक्ला जी का सवाल सुनकर दिनेश ने जवाब देते हुए कहा, पूरे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं है। रही बात गुप्ता परिवार और खान परिवार की तो उन्हें देखकर नहीं लगता है कि वो हमारे खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी जंग छेड़ना चाहते हैं। दिनेश की बात सुनकर शुक्ला जी ने फिर से सवाल करते हुए पूछा, इन लोगों का तो ठीक है पर उस क्रोकोडाइल सोसाइटी के बारे में क्या अपडेट है? वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? शुक्ला जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रिहान उनसे बदला नहीं लगा। पिछले कुछ दिनों से रिहान छूटने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा था और यही बात शुक्ला जी को और ज्यादा परेशान कर रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर रिहान जैसा बड़ा आदमी उनके खिलाफ कुछ कर नहीं रहा है। शुक्ला जी का ये सवाल सुनकर दिनेश ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, बॉस असली प्रॉब्लम तो इस क्रोकोडाइल सोसाइटी में ही है। पिछले कुछ दिनों में मेरे लोगों ने पता लगाया है कि जिस जगह पर क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग एक्टिव रहते हैं वहाँ पिछले कुछ दिनों से शांति है। क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन फटी हो और वो उसमें समा गए हो। जैसे ही शुक्ला जी ने दिनेश की बात सुनी तो तुरंत परेशान हो गए और परेशान होते हुए बोले, ऐसे कैसे अचानक से गायब हो गए? कोई ना कोई सुराग तो मिला होगा ना। क्रोकोडाइल सोसाइटी में 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और तुम कह रहे हो कि सब लोग एक साथ गायब हो गए और उनमें से कोई एक भी नहीं मिल रहा है। शुक्ला जी ने जब हैरानी और गुस्से से ये सवाल पूछा तो दिनेश ने अपना सिर नीचे झुका लिया और परेशान होते हुए बोला, बॉस मैंने बहुत कोशिश की पर दिनेश आगे कुछ बोलता उससे पहले ही शुक्ला जी का गुस्से से भरा हुआ अवतार उसके सामने आ गया। पिछले कुछ टाइम से शुक्ला जी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना गुस्सा किस पर उतारे और तभी दिनेश उनके सामने आ गया, वो भी इतनी मनहूस खबर लेकर जिसके बाद उनके लिए अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। शुक्ला जी अभी तक दिनेश पर हाथ उठा चुके होते पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि दिनेश 50_60 साल का एक उम्रदराज इंसान है जो बहुत सालों से उनके लिए ईमानदारी से काम कर रहा है और इसमें उसकी भी गलती नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू करते हुए दिनेश से कहा, सर्च स्पीड को बढ़ा दो और ज्यादा लोग
इस काम में लगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा लगता है, जितना लग रहा है उतना लगने दो, पर मुझे रिजल्ट चाहिए। शुक्ला जी को इतना परेशान और गुस्से में देखकर दिनेश ने थोड़ी हिम्मत करते हुए शुक्ला जी से पूछा, बॉस, क्या आपको इस बात का शक है कि रिहान और क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने आपस में हाथ मिला लिया है? दिनेश का ये सवाल सुनकर शुक्ला जी ने गुस्से से कहा, इसमें लगने वाली क्या बात है? उन्होंने यही किया है। तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग किस तरह के हैं। अगर हम लोग उन्हें रिश्वत देकर काम करवा सकते हैं तो रिहान भी उन्हें पैसे देकर जो चाहे वो करवा सकता है। शुक्ला जी को अभी तक रिहान के पैसों की पावर समझ आ गई थी। उन्हें पता था कि रिहान उन्हें बिलियंस में रुपए देकर आराम से शुक्ला परिवार पर हमला करवा सकता है, या जो चाहे वो करवा सकता है, और वो लोग पैसों के लिए खुशी खुशी ये काम कर भी देंगे। शुक्ला जी ने कुछ सोचते हुए अपने असिस्टेंट दिनेश से कहा, चाहे जितने पैसे लग जाए, पर हम चाहते हैं कि क्रोकोडाइल सोसाइटी हमारे लिए काम करे। रिहान उसे जितना ऑफर कर रहा है उससे ज्यादा ऑफर करो। 1 बिलियन 2 बिलियन जितने रुपए लेने हैं ले, पर हमारे लिए काम करे। अभी तक शुक्ला जी समझ गए थे कि उन्होंने आज तक जितने पैसे कमाए हैं उसका कोई मूल्य नहीं है अगर उनकी अपनी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो। इसीलिए इस वक्त वो पैसों के बारे में ना सोचकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे, और इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से क्रोकोडाइल सोसाइटी को हायर करने के बारे में सोचा था। हालांकि उनके सोचने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि रातों रात क्रोकोडाइल सोसाइटी पूरी तरह से गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि ये सब लोग कहाँ गए और फिलहाल कहाँ पर हैं। ना ही कोई उनसे कांटेक्ट कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ क्रोकोडाइल सोसाइटी धीरे धीरे शुक्ला परिवार के मैं अड्डे पर अपनी जगह बना रही थी, और बहुत हद तक शुक्ला मैंशन के हॉल में भी पहुंच गई थी। हालांकि इतने सारे लोगों को वहां छुपा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर चाहे जितना भी मुश्किल हो, फिलहाल कैरी और बाकी सब लोगों को शुक्ला परिवार की अरबों की संपत्ति दिख रही थी, जिसके लिए ये लोग कोई भी रिस्क उठाने को तैयार थे। छुपने में और अपने आप को बाकी लोगों के साथ एडजस्ट करने में ये लोग काफी ज्यादा माहिर थे। रिहान को पकते वक्त भी इन लोगों ने यही किया था। शुक्ला परिवार जहां क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, वहीं क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग शुक्ला परिवार के घर में ही छुप कर बैठे थे, और शुक्ला परिवार को उसके बारे में पता तक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब सब लोग अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, तो कैरी ने रिहान को बताया तक नहीं था कि वो कब कैसे प्लान करके शुक्ला परिवार पर अटैक करेगी। कैरी ने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि रिहान उसके साथ डबल गेम खेल जाएगा, बल्कि उसने ये सब कुछ इसीलिए रिहान को नहीं बताया था क्योंकि वह जानती थी कि रिहान को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, और ना ही उसे इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। जैसे ही वो अपने दुश्मनों पर अटैक करना शुरू करेगी, रिहान तुरंत ही फॉलो अप करते हुए पीछे से अपने लोगों को भेजकर पूरा मामला संभालेगा। क्रोकोडाइल सोसाइटी इस वक्त अगले मोर्चे पर खड़े होकर इस लड़ाई को लड़ रही थी, और वह जानती थी कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान उसके लोगों को होगा। पर कैरी और रिहान में यही अंतर था। रिहान को जहां अपने लोगों की जान के परवाह थी, वहीं दूसरी तरफ कैरी को सिर्फ पैसों से मतलब था। उसे कोई मतलब नहीं था कि कितने लोग मरेंगे और कितने जिएंगे। अगर उसे किसी काम से बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है तो उसके बाद कैरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके कितने सबऑर्डिनेट्स मारे जाएंगे। उसे बस अपने पैसों से मतलब होता है। कैरी ने शुक्ला परिवार पर अटैक के पहले ही सोच लिया था कि जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतना ज्यादा उसे फायदा होगा, क्योंकि क्रोकोडाइल सोसाइटी में हर तरह के लोग थे, और उनमें सबसे ज्यादा तो दुनिया के बड़े से बड़े क्रिमिनल भरे हुए थे। कैरी ने जब क्रोकोडाइल सोसाइटी का चार्ज संभाला था तो उस वक्त उससे पहले वाले लीडर ने इस ग्रुप में बहुत सारे लोगों को भरा हुआ था, और उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी इस ग्रुप में थे, जो हायर्ड क्रिमिनल थे, जिनसे कभी ना कभी कैरी की खुद की जान को भी खतरा हो सकता था। सब लोग जानते थे कि कैरी अब उनकी लीडर है, और सब लोगों ने उसे खुशी खुशी अपना भी लिया था। पर मन ही मन ज्यादातर लोग इस बात से नाराज थे कि एक लड़की उन्हें आर्डर देगी या उन्हें काम देगी। मर्द होने की वजह से वो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कैरी शुरू से ही इन लोगों को अपने ग्रुप से बाहर रखना चाहती थी, पर वो खुलेआम ये बात इन लोगों को नहीं कह सकती थी। इसलिए आज शुक्ला परिवार पर अटैक के दौरान उसके पास बहुत अच्छा मौका था। वो जानती थी कि आज की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं होने वाली है। आज किसी की भी जान को कुछ भी हो सकता है, और इस दौरान उसके बहुत सारे लोग और दुश्मन के बहुत सारे लोग मारे भी जाएंगे। पर कैरी अपने लोगों के मरने पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं करने वाली थी। कैरी जानती थी कि अगर उसने गलती से भी अपने किसी भी सबऑर्डिनेट के खिलाफ इस वक्त कोई भी एक्शन लिया या उन्हें अपने ग्रुप से बाहर निकाला, तो ये सभी लोग जो पहले से ही उसके खिलाफ है और ज्यादा उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर देंगे, और हो सकता है कि जल्दी ही
उसके पूरे साम्राज्य का तख्ता पलट हो जाए। कैरी ने ये पोजीशन बहुत मुश्किल से पाई थी, इसीलिए वो किसी भी हाल में इस पोजीशन को, इस लीडरशिप को नहीं गवा सकती थी। पर आज अगर उसके सबॉर्डिनेट्स को कुछ होता है तो कैरी की जिंदगी का ये कांटा भी अपने आप हट जाएगा। इस वक्त कैरी को अपना और अपनी सोसाइटी का फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा था, क्योंकि एक तरफ उसकी अपनी कम्युनिटी में जितने भी उसके दुश्मन थे वो सब मरने वाले थे, तो वही दूसरी तरफ शुक्ला परिवार पर अटैक करने से उसकी अनलिमिटेड वेल्थ कैरी को मिलने वाली थी, जिससे कैरी अपनी इस सोसाइटी को और भी आगे बढ़ा सकती थी। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग मरने वाले थे और इस वजह से कहीं ना कहीं क्रोकोडाइल सोसाइटी के बाकी मेंबर भी कैरी के खिलाफ हो सकते थे। पर शुक्ला परिवार से जो अनलिमिटेड पैसा आएगा उसे देखने के बाद इन लोगों का डिससैटिस्फैक्शन भी तुरंत सेटिस्फैक्शन में बदल जाएगा और ये लोग कभी भी कैरी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे। क्रोकोडाइल सोसाइटी में सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे इन लोगों के सबॉर्डिनेट्स, जो हर छोटी बात पर सवाल उठाते थे, पर जैसे ही इनके हाथ में पैसे रख दिए जाते थे तो ये तुरंत पैसे देने वाले को अपना भगवान, अपना बॉस मान लेते थे और उसका आर्डर फॉलो करना शुरू कर देते थे। और रही बात ये सोचने की कि अगर उसका अटैक शुक्ला परिवार पर फेल हो गया तो फिर क्या होगा, तो इस बारे में कैरी को कोई खास चिंता नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि रिहान के सबॉर्डिनेट उन्हें पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और शुक्ला परिवार की हार हर हाल में होगी। और अगर रिहान ने डबल क्रॉस करके शुक्ला परिवार और क्रोकोडाइल सोसाइटी को आपस में ही रिधवा दिया और अपना मतलब निकालने का सोचा, तो इसके लिए भी कैरी ने पहले ही सब कुछ सोच लिया था, क्योंकि कैरी ने पिछले कुछ टाइम में रिहान के साथ काफी वक्त गुजारा था और उसे 2-3 बार मिल भी चुकी थी। इस वजह से उसे इतना तो समझ आ गया था कि रिहान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है और उसे जो करना होता है वो खुलकर करता है। उसे किसी चीज का डर नहीं है और ना ही वो कभी किसी भी तरह की ट्रिक प्ले करके सामने वाले इंसान को सताता है। इसीलिए कैरी ने डिसाइड किया कि वो इस बार रिहान पर विश्वास करेगी और शुक्ला परिवार से लड़ाई लड़ेगी। और अगर फिर भी 1% के लिए सोच लिया जाए कि रिहान आराम से बैठकर इन लोगों को लड़ते हुए देखने वाला है और शुक्ला परिवार और कैरी के बीच तब तक लड़ाई होते देखना चाहता है जब तक किसी एक ग्रुप को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए, तो भी कैरी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जिस दिन उसने क्रोकोडाइल सोसाइटी ज्वाइन की थी उसी दिन उसने मौत से डरना छोड़ दिया था। फिलहाल उसे सिर्फ रिस्क लेना था जिससे वो करोड़ों रुपए कमा सकती थी। कहा जाता है कि एक नए दुश्मन को पालने से अच्छा है एक नया दोस्त बना लिया जाए, और ऐसे में अगर कैरी शुक्ला परिवार को खत्म करती है तो इससे रिहान का सबसे बड़ा दुश्मन मर जाएगा और साथ ही साथ क्रोकोडाइल सोसाइटी का साथ भी रिहान को मिलने लगेगा। और रिहान इतना बेवकूफ नहीं है कि उसे अपने दुश्मन और दोस्त में अंतर करना ना समझ आए। अब अगर बात शुक्ला परिवार की जाए तो कैरी अपने बाकी सभी लोगों के साथ शुक्ला परिवार के एरिया में ही छुपी हुई थी और किसी जहरीले सांप की तरह अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। उसे इंतजार था तो शुक्ला जी के बाहर आने का, ताकि वो और उसके लोग शुक्ला जी पर तुरंत अटैक कर सके। इस वक्त शुक्ला जी अपने शुक्ला मैंशन के हॉल में खड़े अपने बाकी सभी सबॉर्डिनेट्स को इकट्ठा कर चुके थे और उनसे कुछ जरूरी बात कर रहे थे। कैरी और बाकी लोगों ने जब देखा कि शुक्ला जी अपने सभी लोगों के साथ एक जगह पर है और इस वक्त किसी भी अटैक के लिए तैयार नहीं है, तो उसने बिना देरी किए अपने लोगों को आर्डर दे दिया कि वो लोग तुरंत शुक्ला परिवार पर हमला कर दे। वहीं दूसरी तरफ शुक्ला जी अभी भी अपने लोगों के साथ इसी बारे में पता करने में लगे हुए थे कि आखिर रातों रात क्रोकोडाइल सोसाइटी अपने हजारों लोगों को लेकर कहां गायब हो गई। शुक्ला जी को क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों की परवाह इसलिए भी हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग अब शुक्ला जी के दुश्मन बन चुके थे और वो अपने इन नए दुश्मनों को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते थे और ना ही अपनी सिक्योरिटी में कोई भी गुस्ताखी होने दे सकते थे। वहीं दूसरी तरफ शुक्ला परिवार के सारे सबॉर्डिनेट्स इस वक्त काफी ज्यादा डरे हुए थे। शुक्ला परिवार के इन नए दुश्मनों की वजह से पिछले कुछ टाइम में ना तो ये लोग ठीक से सोए थे और ना ही ठीक से खा पाए थे। इन्हें तो याद भी नहीं है कि ये कब रिलैक्स होकर लास्ट टाइम ड्रिंक करने बैठे थे। पहले सिद्धार्थ का गायब होना, उसके बाद रिहान के किडनैप की प्लानिंग और रिहान का छूट कर भाग जाना और उसके बाद हर किसी का रिहान को ढूंढने में लग जाना। इस दौरान ये सब लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। शायद किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन लोगों को वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो लोग अचानक से अगले ही पल आकर इन पर अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ शुक्ला जी ने अपने मन में सोचा कि अगर रिहान और क्रोकोडाइल सोसाइटी आपस में हाथ मिला भी लेते हैं तो भी ये लोग बस ज्यादा से ज्यादा शुक्ला जी से पैसों की डिमांड करेंगे और उनसे पैसे मांगेंगे। पर उन्हें कहाँ पता था कि इन लोगों की प्लानिंग
इतनी हाई लेवल की निकलेगी कि ये लोग सीधा शुक्ला जी पर अटैक करवा देंगे। शुक्ला जी ने अपने मन में सोचा था कि वो जल्द से जल्द क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को ढूंढकर उन्हें अपने साथ हाथ मिलाने का ऑफर देंगे, क्योंकि अगर रिहान उन्हें पैसे देकर अपनी तरफ कर सकता है तो शुक्ला जी भी उन्हें पैसे देकर अपनी तरफ कर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली शुक्ला जी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी उनकी सोच से बहुत आगे निकलकर सीधा उन पर हमला कर देगी। वहीं दूसरी तरफ कैरी जानबूझकर ये अटैक करवा रही थी, जिससे उसके जितने भी बेईमान और गद्दार सबऑर्डिनेट हैं वो सब इस अटैक में मारे जाएं और कैरी फिर से इस पूरी सोसाइटी पर अपनी लीडरशिप का झंडा लहरा सके। इसीलिए जब क्रोकोडाइल सोसाइटी के सभी लोगों ने एक साथ शुक्ला जी पर हमला कर दिया तो उस वक्त शुक्ला जी एकदम दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। खुशकिस्मती से शुक्ला जी पिछले कुछ टाइम से अपने साथ एक टाइट सिक्योरिटी टीम लेकर घूम रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने घर के चारों तरफ काफी टाइट सिक्योरिटी तैनात की हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी इतनी आसानी से अंदर घुसकर उन्हें किडनैप नहीं कर सकता था। फिर भी क्रोकोडाइल सोसाइटी के अचानक हुए अटैक ने शुक्ला जी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। इस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्रोकोडाइल सोसाइटी और कैरी, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। मैं जिस आसमान के तले रहता हूँ उसमें और तुम्हारे फटे हुए आसमान में बहुत अंतर है। अपने लोगों से बात करने के बाद शुक्ला जी अपने कमरे में चले गए थे और अपने स्टडी रूम में बैठकर आगे की प्लानिंग कर रहे, पर तभी उन्होंने देखा कि बाहर तेज लड़ाई की आवाज आ रही है। शुक्ला जी इस वक्त अपने स्टडी रूम में थे और जब उन्होंने बाहर से लड़ाई की आवाज सुनी तो परेशान होकर खिड़की की तरफ भागकर बाहर का नजारा देखने लगे और बाहर का नजारा देखकर एक पल के लिए एकदम दंग रह गए। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि क्रोकोडाइल सोसाइटी सीधा उन पर अटैक कर देगी। इस वक्त उन्हें क्रोकोडाइल सोसाइटी और कैरी दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शुक्ला जी को इतना गुस्से में देखकर उनके पर्सनल असिस्टेंट दिनेश ने उन्हें समझाते हुए कहा, बॉस, मुझे लगता है कि आपको बाहर जाकर एक बार इन लोगों से बात करनी चाहिए। इन लोगों ने अचानक से हम लोगों पर हमला किया है और हम लोग इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। जैसे ही शुक्ला जी ने अपने पर्सनल असिस्टेंट दिनेश की बात सुनी तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और गुस्सा होते हुए बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। क्रोकोडाइल सोसाइटी हमारे सामने सिर्फ कीड़े मकोड़े जैसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या मुझे इन कीड़ों से डरने की जरूरत है? मैं यही खड़ा रहूंगा और इन सब कीड़ों को तड़प तड़प कर मरत ए हुए देखूंगा। शुक्ला जी का सबऑर्डिनेट उन्हें ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वह या तो क्रोकोडाइल सोसाइटी से बात कर ले या फिर खुद कहीं सेफ जगह जाकर छुप जाए, पर शुक्ला जी यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहते थे और वो किसी से छुपाना भी नहीं चाहते थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो बहुत घमंडी थे, बल्कि उन्हें पूरा विश्वास था कि शुक्ला परिवार की ताकत इतनी कमजोर नहीं है जो इन छोटे मोटे लोगों से डर जाए। अगर शुक्ला परिवार को इतनी आसानी से कोई हरा देता तो इतने सालों तक शुक्ला परिवार कभी राज नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ सच में क्रोकोडाइल सोसाइटी के जितने लोगों ने अटैक किया था उसमें से पहले फेस में जो अटैकर थे वो सब मर गए थे, क्योंकि शुक्ला परिवार के लोग वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर थे। अपने लोगों को मारता हुआ देखकर क्रोकोडाइल सोसाइटी का एक मेंबर कैरी से बोला, कैरी, शुक्ला परिवार ने वाकई बहुत ज्यादा सुरक्षा की हुई है। हम लोग इतनी आसानी से अंदर नहीं जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें कोई और प्लान बनाना होगा। जिस मेंबर ने ये बात बोली थी वो भी लड़ने के लिए आगे गया था, पर बहुत मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई और वापस आकर डरते हुए कैरी से ये सारी बातें भी ली। जैसे ही कैरी ने अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनी तो अपने पास रखा हुआ मूंगफली का दाना उठाकर सीधे उसे सबऑर्डिनेट के माथे पर देकर मारा और उसके बाद सभी लोगों को बहुत ठंडे एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए बोली, मैं शुक्ला परिवार को खत्म करने जा रही हूँ। अगर तुम में से किसी में भी हिम्मत है और तुम चाहते हो कि तुम लोगों को शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिले तो मेरे साथ आ सकते हो, वरना यही रहो, कोई जरूरत नहीं है लड़ने की। जैसे ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के बाकी सबऑर्डिनेट्स ने अपनी बॉस की बात सुनी तो सब लोग हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी ये बॉस इतनी ज्यादा हिम्मत वाली होगी और सीधे आर्या पार का डिसीजन सुना देगी। अपनी बात कहकर कैरी ने एक नजर उठाकर अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को देखा और मन ही मन मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसकी कई बातों का असर उसके सबऑर्डिनेट्स पर होता हुआ नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं कैरी जानती थी कि वो जिस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए हिम्मत कर पाई है उसके पीछे उसके सबऑर्डिनेट्स की ताकत ही है। अगर उसके सबऑर्डिनेट पीछे हट जाएंगे तो वो भी हार जाएगी और हो सकता है उसके बाद शुक्ला परिवार उसे जिंदा ना छोड़े। यही सब सोचकर कैरी ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तुम सबको पता है
कि शुक्ला परिवार के पास कितना ज्यादा पैसा है। तुम में से जो भी लोग मेरा साथ देंगे उन्हें उसके बदले शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। वो इतनी ज्यादा होगी कि जिंदगी भर अगर तुम कुछ ना करो तो भी आराम से जी सकते हो। अब तुम में से जिसे अपनी किस्मत बदलनी है वो मेरे साथ आ सकता है और तुम लोगों को शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा मिलेगा ये तुम लोगों की मेहनत और एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जैसे ही कैरी ने अपनी बात पूरी की तो वहाँ खड़े सभी सबऑर्डिनेट्स की आंखें चमकने लगी। उनकी आंखों में लोमड़ी की तरह लालच साफ नजर आ रहा था। क्रोकोडाइल सोसाइटी में जितने भी लोग काम करते थे वो सब सिर्फ पैसों के लिए काम करते थे और ये लोग जानते थे कि शुक्ला परिवार बहुत बड़ा टारगेट है। अगर उनकी बॉस ने उन्हें वादा किया है कि वो उन सबको पैसे देगी तो वो जरूर देगी। और ये बात सुनते ही उन सब में एक अलग ही जोश आ गया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें ताकत का कोई इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया गया हो। जल्दी ही क्रोकोडाइल सोसाइटी के सभी सबऑर्डिनेट्स ने एक साथ तेज आवाज में अपनी ताकत शुक्ला परिवार को दिखाई। अब उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि शुक्ला परिवार कितना ज्यादा ताकतवर है और कितना नहीं। वे लोग तुरंत ही एक साथ आगे की तरफ शुक्ला परिवार के लोगों पर हमला करने के लिए बढ़ गए। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उनकी अपनी जिंदगी सलामत रहेगी या नहीं। सारे सबऑर्डिनेट जानते थे कि शुक्ला परिवार से लड़ते वक्त उनकी जान जा सकती है, पर फिर भी वे सब लोग आगे बढ़ रहे थे क्योंकि जिसकी जान जाएगी वो बदकिस्मत रहेगा, पर जिसकी जान बच जाएगी उसे जिंदगी भर का ऐशो आराम मिल जाएगा। क्रोकोडाइल सोसाइटी के जितने भी लोग थे वो सभी इसी तरह अपनी जिंदगी जीते थे। उन्हें अपनी खुद की जान की भी कोई परवाह नहीं थी जब तक उन्हें पैसा मिल रहा है। दूर खड़ी कैरी ने ध्यान से अपने सबऑर्डिनेट्स को देखा जो दीवारों पर चढ़कर शुक्ला परिवार के लोगों पर हमला कर रहे थे और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रोड के साइड के आसपास भी काफी ऊंचाई से गिर गए थे। ये देखकर भी कैरी को बिल्कुल दया नहीं आ रही थी, बल्कि जिन लोगों को चोट लगी थी या मर गए थे उन्हें देखकर कैरी के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन के भाव नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शुक्ला परिवार के लोग क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों को हारता हुआ देखकर काफी खुश हो रहे, पर जब उन्होंने देखा कि एक बार फिर से क्रोकोडाइल सोसाइटी के सभी लोग पूरे जोश के साथ उन्हीं की तरफ हमला कर रहे हैं तो सब लोग थोड़े से परेशान हो गए और डरने लगे। एक के बाद एक शुक्ला परिवार के लोगों पर क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों का अटैक बढ़ने लगा। हर बार इन लोगों का अटैक और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सब लोग पागल हो गए हैं या ज़ॉम्बी बन चुके हैं जो शुक्ला परिवार के लोगों का खून पीने के लिए उन पर हमला कर रहे हैं। और इन लोगों को अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं थी। ये लोग लगातार शुक्ला परिवार के लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग खुद की जान लेने के लिए खुद ही बेकरार हो रहे हैं। इस बार शुक्ला परिवार के लोगों की हिम्मत भी टूट गई थी। अपने सामने से आई हुई हजारों की इस भीड़ को देखकर वे लोग काफी ज्यादा डर रहे थे। उन्हें डर इन लोगों से ज्यादा उनके पागलपन से लग रहा था जो खुद की जान खतरे में डालकर उन पर हमला कर रहे थे। धीरे धीरे इन लोगों के कदम पीछे होते जा रहे थे। अगर बात रिहान की जाए तो उसे क्रोकोडाइल सोसाइटी की हर एक मूवमेंट के बारे में पता था, यहाँ तक कि कौन कब सांस ले रहा है इस बात की खबर भी रिहान को फिलहाल थी। रिहान भी इस बात को देख पा रहा था कि शुक्ला परिवार के लोगों की हिम्मत अब टूट रही है और वो और ज्यादा देर तक क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों के सामने नहीं दिख सकते हैं। और ये सब देखकर रिहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए मैगी से कहा, मैगी तैयार हो जाओ, हमारे स्टेज पर जाने का टाइम आ गया है। इतना कहकर रिहान ने अपने हाथ से अपने सभी सबऑर्डिनेट्स की तरफ इशारा किया और जैसे ही सारे सबऑर्डिनेट्स को रिहान का इशारा मिला तो वे तुरंत एक्शन मोड में आ गए। रिहान और बाकी सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इस वक्त रनवे पर थे और वे सब लोग ऐसे खड़े थे जैसे कोई स्टैचू खड़े हो। उन लोगों के बीच किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी। सब लोग सीरियस होकर बस आने वाली सिचुएशन से तुरंत निपटने के लिए तैयार बैठे थे। वैसे बता दिया जाए कि इन लोगों के बीच इतनी शांति इसीलिए नहीं थी क्योंकि ये लोग आने वाली सिचुएशन से घबरा रहे थे, बल्कि उनके मन में इस वक्त परिवार के एक एक इंसान को जान से मारने की तड़प साफ देखी जा सकती थी और यही भाव उनके चेहरे पर भी आ गए थे। अगले ही पल अभी तक जितने भी सिक्योरिटी गार्ड एक साथ चल रहे थे वो सब 100 से 100 लोगों के ग्रुप में अलग अलग बढ़ गए और सब लोग अपने टीम लीडर को फॉलो करने लगे। एयरप्लेन में बैठे रिहान ने जब अपने लोगों को एक्शन मोड में देखा तो खुद भी एयरप्लेन से बाहर आने की तैयारी करने लगा और वो अपने प्लेन से बाहर निकल पाता। उससे पहले ही अमन ने उसे रोक लिया और गुस्सा करते हुए बोला, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर रुक नहीं सकते हैं क्या? जैसे ही रिहान ने अमन की बात सुनी तो थोड़ा हैरान होकर उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका ये दोस्त
उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी अमन ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने लोगों को थोड़ी देर बाद भेजना चाहिए, क्योंकि फिलहाल क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग अपनी जान पर खेलकर शुक्ला परिवार से लड़ रहे हैं और उन लोगों का जिंदा बचना मुझे मुश्किल लग रहा है और जिस मुसीबत में वे फंसे हुए हैं इतनी जल्दी वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। पहले आराम से शुक्ला परिवार और क्रोकोडाइल फैमिली को आपस में लड़ने देते हैं, बाद में अगर इन लोगों को हमारी जरूरत पड़ी तो हम अपने लोग भेज देंगे। जब से अमन को पता चला है कि रिहान को किडनैप शुक्ला परिवार के कहने पर क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोगों ने किया था, तब से इन लोगों को लेकर अमन के मन में गुस्सा भरा हुआ था जो इतनी जल्दी शांत नहीं हो सकता था। वैसे तो रिहान ने पहले ही कैरी को दिल से माफ कर दिया था और साथ ही साथ कैरी के साथ मिलकर कोऑपरेट भी कर रहा था, पर अमन के मन में क्या चल रहा था ये भला रिहान को कैसे पता होता। और वैसे भी अमन हमेशा से ही गुस्से का तेज था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके दोस्तों पर अपनी बुरी नजर डाले। अमन तो मन ही मन दुआ कर रहा था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के सारे लोग मारे जाए और कोई भी जिंदा न बचे। और रही बात शुक्ला परिवार की, तो उसे रिहान और उसके अपने संबोधन संभालेंगे। और रही बात रिहान और कैरी के बीच में पहले हुए एग्रीमेंट की, तो अमन को उस एग्रीमेंट से कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही उसे इस बात से दिक्कत थी कि कैरी को शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जा रहा है। उसे बस दिक्कत थी तो धोखे से, जिसे वो कभी भी माफ नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि इस अटैक में सब लोग मर जाए और उसका गुस्सा शांत हो जाए। अमन सोच ही रहा था कि तभी रिहान ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, हम शुक्ला परिवार को सिर्फ क्रोकोडाइल सोसाइटी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हमने सही टाइम पर शुक्ला परिवार पर अटैक करके मौके का फायदा नहीं उठाया तो हम अपने हाथ में आई हुई इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। असल में क्रोकोडाइल सोसाइटी में सबऑर्डिनेट तो बहुत सारे थे, पर ये सब लोग उतने एक्सपर्ट नहीं थे जितने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड थे। ये लोग छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ सकते थे, पर शुक्ला परिवार जैसे बड़े परिवार के साथ किसी भी तरह की लड़ाई लड़ना इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। रिहान ने इन लोगों को पहले लड़ने के लिए कमांड इसलिए दिया था ताकि ये लोग कुछ हद तक शुक्ला परिवार की नींव को हिला दे और शुक्ला परिवार के सबऑर्डिनेट्स को चकमा दे दे, ताकि बाकी का सारा काम रिहान खुद कर सके। पर रिहान ने अपने मन में सोचा कि क्रोकोडाइल सोसाइटी के पास काफी लोग हैं जो आगे चलकर रिहान के लिए काम कर सकते हैं और रिहान इन्हें शुक्ला परिवार के लिए बर्बाद नहीं होने दे सकता है। इसीलिए उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो इन लोगों को बलि का बकरा नहीं बनने देगा। एक तरफ जहां रिहान ये सारी बातें सोच रहा था, तो वही दूसरी तरफ क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। उन लोगों को कमजोर पड़ता हुआ देखकर शुक्ला जी खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से उन लोगों पर हंसते हुए अपने पर्सनल असिस्टेंट से बोले, ये लोग सच में क्रोकोडाइल हैं। क्या इन लोगों को सच में लगता है कि ये मुझे कभी हाथ भी लगा पाएंगे? शुक्ला जी की बात सुनकर उनका पर्सनल असिस्टेंट थोड़ा सा परेशान होते हुए बोला, बॉस, हम थोड़े से भी केयरलेस नहीं हो सकते हैं। रिहान का अभी भी कोई भी मूवमेंट हमें पता नहीं चला है। मुझे डर है कि कहीं रिहान क्रोकोडाइल सोसाइटी में हमें उलझाकर और हमारी स्ट्रेंथ को कम करके लास्ट में हम पर हमला ना कर दे। दिनेश की बात सुनकर शुक्ला जी ने हंसते हुए कहा, रिहान मित्तल वो अभी बच्चा है, मैंने तो उसे आज तक अपनी आंखों से कभी देखा भी नहीं है। कल की आईएस क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ मिलकर मुझे खत्म करने के बारे में सोचना सिर्फ एक मजाक और एक बेवकूफी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो शुक्ला जी को कैसे समझाए, इसीलिए उसने एक आखिरी बार कोशिश करते हुए शुक्ला जी से कहा, सर, हम क्रोकोडाइल सोसाइटी को कम समझ सकते हैं, पर अगर दोनों पार्टी एक साथ आ गई और हम पर हमला कर दिया तो हम लोग किसी भी तरह अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। और इतना ही नहीं, खान परिवार और गुप्ता परिवार भी रिहान मित्तल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर उन लोगों ने भी दिनेश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शुक्ला जी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही आसपास के लोगों से खान परिवार और गुप्ता परिवार के बारे में पता कर लिया है। इन दोनों परिवारों का हमारे और रिहान के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच में पने का कोई इंटेंशन नहीं है। इसीलिए बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग हमारे इस बेस कैंप को बचा कर रखें। उसके बाद ये क्रोकोडाइल सोसाइटी हो या फिर रिहान मित्तल, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शुक्ला जी ने कहीं ना कहीं यही बड़ी गलती कर दी थी। उन्हें मन ही मन यही लग रहा था कि क्रोकोडाइल सोसाइटी भला किसकी सगी होगी जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। यही सब सोचकर शुक्ला जी इन सबको हल्के में ले रहे थे। वही दूसरी तरफ कैरी ने देखा कि उसके सारे सबऑर्डिनेट्स जैसे जैसे आगे बढ़कर हमला कर रहे थे वैसे वैसे घायल होते जा रहे थे या मरते जा रहे थे, और ये देखकर उसकी हिम्मत भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। अब सभी लोग अपनी हिम्मत हार रहे थे और कहीं ना
कहीं कैरी को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। तभी अचानक से कैरी ने एक नजर अपनी घड़ी की तरफ देखा और उसके बाद आसमान में ऊपर की तरफ देखने लगी। उसे अभी भी रिहान के अपने आसपास होने का कोई भी साइन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वैसे तो सब कुछ प्लान किया गया था, पर अगर कहीं जाकर कैरी का ये प्लान फेल होता है तो वो था रिहान के यहाँ नहीं पहुँचने पर, जहाँ एक तरफ रिहान को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला था तो वही दूसरी तरफ शुक्ला परिवार और क्रोकोडाइल सोसाइटी को भारी नुकसान होने वाला था। इन सब की वजह से कैरी को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था और हो सकता था कि उसके लोग उसका साथ छोड़ दे या उसके खिलाफ बगावत करने लगे। कैरी ने अपने मन ही मन में परेशान होते हुए रिहान से पूछा, रिहान तुम अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए हो? मैंने पहले ही तुम्हारे लिए यहाँ आने की जगह बना दी है। धीरे धीरे जब कैरी ने रिहान को नहीं देखा तो उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने अपने आप से ही पूछा कि क्या उसे ये अटैक यहीं पर खत्म करके पीछे हट जाना चाहिए या फिर अपनी एक आखिरी कोशिश करके अपनी सारी ताकत लगाकर शुक्ला परिवार पर फिर से अटैक करना चाहिए। अगर इस बार वो पीछे हट गई तो उसके लिए शुक्ला परिवार नाम का ये मिशन पूरी तरह से एक बड़ा फेलियर साबित होगा, जिसका असर उसकी सोसाइटी और कैरियर पर भी पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कैरी के बाकी सबऑर्डिनेट्स के मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं आ रहा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि आज उनके पास कुबेर का खजाना खुल गया है, जिसके लिए वो जितना ज्यादा लड़ेंगे उतना ज्यादा उनके हाथ खजाना लगेगा और उन्हें ये किसी से भी बांटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए ये लोग बार बार कैरी से पूछ रहे थे कि क्या ये लोग शुक्ला परिवार के लोगों पर डायरेक्ट अटैक कर दे, पर कैरी हर बार अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। फाइनली उसने अपने दांतों को गुस्से से दबाया और अपने सबऑर्डिनेट्स की बातों पर सहमत हो गई। कैरी ने अपने सभी ट्रम्प कार्ड खोल दिए और मन ही मन इस बात के लिए सहमत होने लगी कि रिहान किसी भी हाल में अपना वादा, अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा और ना ही उससे पीछे हटेगा। जिस तरह से क्रोकोडाइल सोसाइटी लगातार शुक्ला परिवार पर अटैक कर रही थी, उस वजह से फर्स्ट लेयर पर जितने भी शुक्ला जी के सबऑर्डिनेट्स खड़े थे वो सब बौखला गए थे और अगले ही पल जैसे ही कैरी ने अपने ट्रम्प कार्ड खोले तो उसके बाद तो शुक्ला परिवार का कोई भी सबऑर्डिनेट पहली लाइन में दिखा ही नहीं। या तो वे लोग लड़ते लड़ते मर चुके थे या फिर डर के भाग गए थे और अब आलम ये था कि शुक्ला परिवार के घर के सिक्योरिटी की पहली लेयर क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग संभाल रहे थे और जल्दी ही ये लोग यहाँ अपना कब्जा करके सेकंड लेयर की तरफ चले गए ताकि उन लोगों पर हमला कर सके। वैसे तो शुक्ला परिवार के घर के आसपास कभी भी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, पर शुक्ला परिवार की सभी माइंस शुक्ला जी के घर के पास ही थी। इस वजह से यहाँ हर वक्त काफी सिक्योरिटी रहती थी। जैसे ही शुक्ला जी को ये बात पता चली कि उनकी सिक्योरिटी की पहली लेयर को क्रोकोडाइल सोसाइटी ने ब्रेक कर दिया है तो ये सुनकर शुक्ला जी का दिमाग खराब हो गया और वो गुस्से में चिल्लाने लग गए। शुक्ला जी जल्दी से खिड़की से बाहर की तरफ झांक कर देखने लगे। बाहर की सिचुएशन इस वक्त बहुत अलग थी जैसा उन्होंने सोचा था। उससे कहीं ज्यादा क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग बेकाबू हो चुके थे। शुक्ला जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिहान ने इन लोगों को ऐसा क्या खिला दिया है जो ये लोग इस कदर पागल हो गए हैं और हमले पर हमले किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। ऑफ कोर्स शुक्ला जी को नहीं पता था कि रिहान ने इन्हें कुछ खिलाया नहीं है, बल्कि उनकी अपनी ही प्रॉपर्टी को हड़पने का ऐसा मंत्र दिया है जिसके बाद क्रोकोडाइल सोसाइटी के लोग खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। शुक्ला जी क्रोकोडाइल सोसाइटी के दिए हुए सदमे से बाहर निकल पाते उससे पहले ही एक और मुसीबत उनके सिर पर आ गई। एक तेज घुर्राती हुई आवाज उन्हें आसमान से जमीन पर आती हुई नजर आई। इस वक्त आसमान में 50 से ज्यादा एयरप्लेन शुक्ला मैंशन के ऊपर ही उड़ रहे थे, जिसकी वजह से पूरा आसमान कवर हो गया था और कुछ ही पल बाद उस एयरप्लेन में से एक के बाद एक लगातार जमीन पर रिहान के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उतरने लगे। फिलहाल चारों तरफ पूरा आसमान इतना ज्यादा कवर कर लिया गया था कि पानी की एक बूंद भी पास होकर नीचे नहीं आ सकती थी। शुक्ला मैंशन के बाहर क्रोकोडाइल सोसाइटी और शुक्ला जी के लोगों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो भी कुछ पल के लिए रुक गई जब उन्होंने आसमान से इतनी तेज आवाज अपने कानों में सुनी और जब उन लोगों ने ऊपर आसमान में देखा तो वहाँ का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शुक्ला जी तो बाहर का नजारा देखकर बुरी तरह कांप गए थे। उनके दांत लगातार कांप रहे थे, आंखें डर के मारे फैल गई थी और शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उनका अपने पैरों पर खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा था और उनके मुंह से डरते हुए
बस एक ही शब्द निकला, रिहान मित्तल। रिहान आसमान में भी किसी बाज की तरह लग रहा था जो कब झपट कर शुक्ला जी का शिकार कर ले ये कह पाना मुश्किल था। शुक्ला जी के पर्सनल असिस्टेंट ने जब ये नजारा देखा तो वो डर गया और अपने घुटनों पर बैठकर शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सर प्लीज चलिए, यहाँ से मुझे डर है कि हम लोग अब और ज्यादा इस जगह पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर शुक्ला जी ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शुक्ला परिवार इतना कमजोर नहीं हो सकता है। रिहान चाहे जो कर ले पर वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता है। शुक्ला जी हार रहे थे पर फिर भी वो अपनी हार नहीं मानना चाहते थे और ना ही रिहान के सामने इस तरह कमजोर दिखना चाहते थे। और अगर शुक्ला जी यहाँ से भागकर अपने सीक्रेट प्लेस पर जाते भी हैं तो रिहान पता लगाते हुए उस जगह भी पहुंच जाएगा जिस जगह को शुक्ला जी ने पिछले 100 सालों से छुपा कर रखा था। एक तरफ जहाँ शुक्ला जी इतने ज्यादा परेशान थे तो वही दूसरी तरफ इस वक्त कैरी काफी ज्यादा खुश थी और रिलैक्स थी क्योंकि फाइनली रिहान के सबऑर्डिनेट्स यहाँ पर पहुंच गए थे। ये लोग सही टाइम पर आकर क्रोकोडाइल सोसाइटी को सपोर्ट दे रहे थे क्योंकि इसी वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। रिहान के सबऑर्डिनेट के साथ साथ उसके बायोनिक रोबोट भी अभी तक आसमान से जमीन पर आ चुके थे और यहाँ आते ही उनका कॉम्बैट फाइटिंग स्किल का बटन ऑन हो चुका था। इतने सारे लोगों को अचानक से हमला करता देखकर शुक्ला परिवार के लोग बौखला गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब से कैसे लड़े। बायोनिक ह्यूमन रोबोट के इस लड़ाई का हिस्सा बनते ही ये लड़ाई एक अलग ही लेवल पर चली गई। कुछ देर तक तो शुक्ला परिवार के लोग बायोनिक ह्यूमन रोबोट से लड़ते रहे पर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये लोग किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। इन लोगों की ताकत, इनका हुलिया किसी इंसान की तरह नहीं लग रहा था। ओ गॉड, भागो यहाँ से, ये लोग इंसान नहीं है। मैं इन मॉन्स्टर्स के हाथों बिल्कुल नहीं मरना चाहता हूँ। भागो यहाँ से। इनकी ताकत, इनका हुलिया कुछ भी इंसानों जैसा नहीं है। ये लोग इंसान नहीं है। मैं इन लोगों के हाथों नहीं मर सकता हूँ। शुक्ला परिवार के लोगों ने भारी से भारी हथियार का इस्तेमाल कर लिया था पर फिर भी इन बायोनिक रोबोट पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर ये लोग और भी ज्यादा डर गए। इन बायोनिक रोबोट के एक हाथ पड़ते ही ये सारे हथियार जो भारी से भारी मेटल से बने हुए थे टुकड़ों में बंट गए और ये देखकर सब लोग और भी ज्यादा डर गए। अभी तक शुक्ला परिवार के ज्यादातर सभी लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था क्योंकि उन्होंने इस तरह के इंसान कभी नहीं देखे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों की लड़ाई इंसानों से हो रही है या खूनखार मॉन्स्टर से या फिर किसी अननोन क्रिएचर से। और ऊपर से इन लोगों ने कभी भी बायोनिक ह्यूमन रोबोट के बारे में ना तो सुना था और ना ही कभी देखा था। इस वजह से इन लोगों का डर और ज्यादा बढ़ गया। जिन लोगों को अपनी मौत का थोड़ा बहुत एहसास हो गया था वे लोग तुरंत ही अपने हथियार छोड़कर यहाँ से भाग गए और जिन लोगों को समझने में वक्त लगा उनका अभी तक कीमा बन चुका था। कुछ लोग अभी ऐसे थे जो शुक्ला परिवार के लिए बहुत ज्यादा ईमानदार थे, इसीलिए वे लोग यहाँ से भाग कर नहीं गए और अगर जाना भी चाहते तो बायोनिक ह्यूमन रोबोट ने उन्हें जाने लायक नहीं छोड़ा था। अभी तक रिहान की उस फैक्ट्री में और भी बायोनिक ह्यूमन रोबोट बन चुके थे और इनकी संख्या 50 से ज्यादा हो गई थी। रिहान इन सभी रोबोट को एक साथ बैटल फील्ड में ले आया था। कुछ देर पहले शुक्ला परिवार के लोगों ने जो अंधाधुंध फायर किया था उसके बाद रिहान के कुछ बायोनिक ह्यूमन रोबोट पर इसका असर हुआ था और वो लोग इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे पर फिर भी रिहान ने इन लोगों को रोकने की इजाजत नहीं दी। रिहान के ये 50 बायोनिक ह्यूमन रोबोट हजारों एलर्ट बॉडीगार्ड के बराबर थे और ये लोग शुक्ला परिवार को पूरी तरह से हराने के लिए काफी थे। इस तरह के रोबोट्स को देखकर शुक्ला परिवार पूरी तरह से हैरान हो गया था। शुक्ला जी ने कभी नहीं सोचा था कि रिहान के पास इतनी ताकतवर सेना होगी और इसी के दम पर रिहान सबको हराने की हिम्मत रखता है। शुक्ला जी कुछ सोच पाते उससे पहले ही रिहान के इन रोबोट्स ने उनके अच्छे से अच्छे एलिट सिक्योरिटी पर्सन को हरा दिया था। दूर खड़ी कैरी ने जब रिहान के इन बायोनिक ह्यूमन रोबोट्स को देखा तो उसका जबड़ा हैरानी से लगभग बाहर आ गया और वो हैरान होकर मुंह खोलकर उन लोगों को देखने लगी। जल्दी रिहान खुद भी अपने प्लेन को लैंड करके शुक्ला परिवार के उस मिशन के बाहर आ गया और यहाँ आकर कैरी ने रिहान से बहुत ही इज्जत के साथ कहा, मिस्टर रिहान, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आप पर्सनली यहाँ आएंगे। रिहान ने जैसे ही कैरी का ये स्माइल करता हुआ और शांत स्वभाव देखा तो एकदम हैरान हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैरी जैसी लड़की उससे इस तरह से इतने प्यार से बात कर रही है। कैरी हमेशा अपने कोल्ड एक्सप्रेशन वाले अवतार में ही रहती थी। वो खूबसूरत थी पर इस एक्सप्रेशन की वजह से लोग उससे बात करने में डरते थे और आज उसका इतना पोलाइट एटीट्यूड देखकर रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज कैरी न सिर्फ रिहान को इज्जत दे रही थी बल्कि उससे डर भी रही थी। वैसे तो सारे बायोनिक ह्यूमन
रोबोट इंसानों जैसे ही दिख रहे थे, पर जिस तरह की ताकत और फाइटिंग स्किल उनकी दिख रही थी वो कोई भी इंसान नहीं कर सकता था। इसी वजह से कैरी भी बायोनिक ह्यूमन रोबोट के बारे में पता नहीं लगा पाई थी, पर वो रिहान के इस मिस्टीरियस बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा डर गई थी। अगर उसकी इनविजिबल पावर को एक तरफ रख भी दे तो भी इस वक्त रिहान के इतने सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को देखकर और उनकी ताकत को देखकर कहीं ना कहीं कैरी समझ गई थी कि रिहान पलक झपकते ही उसकी पूरी क्रोकोडाइल सोसाइटी को खत्म कर सकता है। और तभी अचानक से कैरी को याद आया कि जब उसने रिहान को किडनैप किया था तो उसने उसके साथ कैसा सलूक किया था, और ये बात दिमाग में आते ही उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। उसकी वजह से रिहान उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि उसने लास्ट मिनट पर सही रास्ता चुन लिया और कोऑपरेटिव होकर रिहान का साथ देने लगी। हालांकि मन ही मन कैरी को डर लग रहा था कि कहीं इस बार रिहान उसका इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह बर्बाद ना कर दे। इसीलिए वो तुरंत जल्दी से रिहान के पास आए और उससे बहुत ही इज्जत के साथ बात करने लगी, क्योंकि इस बार वो रिहान के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी। वहीदा